हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। देखो, लक्ष्मीकांत का चैप्टर वाइज शुरू से पढ़ने का एक मकसद है और यह है कि इस साल का यूपीएससी का पेपर देखने के बाद समझ में आ गया है कि भैया यूपीएससी बिटवीन द लाइंस पूछ रहा है प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स ही ऐसी एक हर्डल बन रही है कि कितने मेधावी छात्र जो इतने थॉटफुल है, इतने अच्छे अच्छे आंसर लिख पाते हैं, पर वो आंसर लिख नहीं सकते हैं क्योंकि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं फिर से रिवर्क करूं, फिर से एक स्टेप पीछे लूं और देखूं कि मुझे बच्चों को ऐसा और क्या, आप लोगों को ऐसा और क्या मैं दे सकता हूं, वैल्यू ऐड करा सकता हूं, जिसकी वजह से भैया आपका प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन अटके नहीं पॉलिटी में कम से कम। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये देख लो पॉलिटी का पिछले कुछ सालों में क्या क्या ट्रेंड रहा है। अभी 2022 तक है। 2023 में हमने देखा कि भैया अपने आप इन्होंने 15 क्वेश्चन पूछे हैं। इस साल भी 15 के 15 क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे। मैं कह के हार गया प्रीलिम्स फोकस बैच में, निमोनिक्स क्लास में, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ लो, आ गया सिलेबस में, आ गया एग्जाम में। ठीक है, जो पढ़ाएंगे वो आएगा, तो डोंट वरी। लेवल जो है डिफिकल्टी का वो मॉडरेट है, बहुत टफ लेवल नहीं है पॉलिटी में, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आप रिकॉल कर सकते हो तो। ये क्वेश्चन आए 2023 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया, ये हम इनको बाद में देखेंगे। ठीक है, ये उसके पहले ही क्वेश्चन है 2012 के, 2022 के। अब भैया पहले ये देखो चैप्टर 1 हमारा शुरू कैसे हो रहा है। तो चैप्टर 1 की शुरुआत होती है हमारे संविधान की हिस्ट्री से। हमारा संविधान कैसे बना था, हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर कहां से आया था। अब उसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ता है इतिहास में, पर कहां तक जाएं, तो हम इतिहास में पीछे जाते हैं जहां पे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, when the advent of Europeans started in India। अब यूरोपियंस तो आए थे सन 1600 में। ठीक है, 1600 में इनको एक रॉयल चार्टर मिला था, एक रॉयल परमिशन, रॉयल चार्टर कहते हैं, जो इनके मोनार्क ने दिया था, इनके राजा ने दिया था, बाय मोनार्क। अब ये किसको दिया था, तो दिया था एक प्राइवेट कंपनी को। जैसे मान लो इंडिया आज एक राष्ट्रपति की मोहर के साथ टाटा को परमिशन दे कि आप जाइए युगांडा में, रवांडा में, मोजाम्बिक में, या कहीं भी अंगोला, नामीबिया में, अफ्रीका में, और जाके व्यापार कीजिए इंडिया के नाम पे। करो व्यापार करो, टैक्स कलेक्ट करके हमको दो। तो ऐसा ही वहां की महारानी ने इनको एक चार्टर दिया, रॉयल फरमान दिया, ऑर्डर दिया अपने नाम की सील के साथ कि जाओ वहां जाके ट्रेड करो। ये इंडिया आ गए हमारे यहां। अब जब ये इंडिया आए तो थे 1608 से लेके इन्होंने 1757 तक, 1760 तक बड़े प्यार से इन्होंने अपनी बातें करी, सब लोगों से बातें करी। 57 में एक बैटल हुई, उसके बाद 64 में बैटल हुई, बताऊंगा अभी क्या होती है। और साथ ही साथ आपको बताते रहना है कि क्या क्या बैटल हुई, क्या क्या फैक्ट्स थे। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, मैं पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वो पढ़ाऊंगा जो पॉलिटिकल एंगल हुआ है, जिसकी वजह से आज हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो आज खड़ा है सामने, वो उसका कहां से उत्पात हुआ है, कहां से पैदा हुआ है। अब देखो आप 1608 में ये अंग्रेज आते हैं हमारे यहां। खाली अंग्रेज नहीं थे, फ्रेंच थे, डेनमार्क नॉर्वे थे, पोर्टुगीज थे, और इसके अलावा थे हमारे यहां फ्रेंच। ठीक है, ये सारे लोग हमारे यहां थे, इंग्लिश भी थे। अब इन लोगों ने आके हमारे यहां क्या क्या करे, फैक्ट्रियां बनाई, राजे महाराजाओं से दोस्ती करी, इन लोगों से ट्रेड किया, इन लोगों से बातें करी कि हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं, हम अपने यूरोप से आपके लिए सोने चांदी ये सब लेके आए हैं, और हमें आपके यहां से चाहिए मसाले, हमें चाहिए आपके यहां से दालचीनी, हमें चाहिए कॉटन, हमें चाहिए वीट, गेहूं। तो ये सब के लिए हमारे आए थे। इंडिगो जो डाई होती है, स्याही होती है, इंडिगो, ब्लू इंडिगो, ये उसके लिए हमारे यहां आए। अब आके इन्होंने पहले तो प्यार से खूब व्यापार किया, दोस्तियां करी, साम दाम दंड भेद सब किया, लड़ाई झगड़े भी किए। कुल मिला के इन्होंने आखिरकार 1765 तक अपनी वर्चस्व बना लिया और इंडिया पे अपना कब्जा शुरू कर दिया। पर कब्जा ऐसे ही नहीं किया, कब्जा करने के लिए इनको बहुत सारे काम भी करने पड़े। क्या क्या काम करने पड़े, इन्होंने शाह आलम एक मुगल एम्परर थे, जो बहुत ही ज्यादा सज्जन आदमी थे, बहुत ज्यादा नोबल आदमी थे, पर उनका एम्पायर छोटा सा रह गया था। मुगल सल्तनत एकदम टूट चुकी थी, औरंगजेब के बाद से ही मुगल का डिक्लाइन शुरू हो चुका होता है, आप एनसीईआरटी में देखते हो। तो शाह आलम के साथ इनकी एक समझौता हो जाता है, क्योंकि उसके पहले 1764 में एक बैटल होती है, बहुत डिसाइसिव बैटल होती है। उस बैटल का आप नाम बताओगे कमेंट करके, वो कौन सी बैटल थी। ठीक है, उस बैटल में अंग्रेज कंपनी की सेना ने, अंग्रेज हुकूमत नहीं,
अंग्रेज कंपनी की सेना ने 3 राजाओं को एक साथ हराया था। मुगल सल्तनत को हराया, अवध के नवाब को हराया, बंगाल के नवाब को हराया। अब उसके बाद ये जब इन तीनों सेनाओं को जब इसने हरा दिया, तब उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी हुकूमत बन चुकी थी और इंडिया उनके सामने खुला पड़ा हुआ था, तब इन्होंने शाह आलम सेकंड, ये एक राजा का नाम लिख दे रहा हूं मैं आपको, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। शाह आलम, शाह मतलब होता है रूलर, आलम मींस एवरीथिंग, शाह आलम सेकंड, ठीक है। इनसे ले ली इन्होंने दीवानी, ये इन्होंने दीवानी ले ली। अब दीवानी क्या है? दीवानी होती है एक परमिशन कि हम अब ट्रेड करेंगे, हम अब टैक्स कलेक्ट करेंगे और गाली तुम खाओगे, पैसा हम कमाएंगे। अगर जनता को न्याय नहीं मिला, अगर जनता को सड़कें, इरिगेशन, जनता को कुछ नहीं मिलता है, हमें मतलब नहीं है उससे। जनता को फसल उग रही है कि नहीं उग रही है, जनता को परेशान है कि नहीं परेशान है, हमें मतलब नहीं है। हमें खाली टैक्स से मतलब है, टैक्स हम कमाएंगे, दीवानी हमारे पास है और गाली खाओगे तुम राजा हो, ठीक है, तुम झेलो। न्याय मिल रहा है कि नहीं, चोरी चकारी हो रही है कि नहीं, अपराध काबू में है कि नहीं, कोई मतलब नहीं उन्हें खाली टैक्स से मतलब था, उन्हें खाली रेवेन्यू मैटर से मतलब था। दीवानी मिल गई उन्हें। कहां की मिली उन्हें? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ये थोड़ा मिट गया, 1764, ठीक है, ये लिखा हुआ है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। अब यही की पहले क्यों मिली? क्योंकि जो सबसे बड़े नवाब थे, बंगाल के नवाब जो थे, बहुत ज्यादा बड़ी एक उपजाऊ मिट्टी के जो शासक थे, जहां बहुत ज्यादा लोग रहते थे, जहां पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, तो वहां के नवाब को हराया। अब बंगाल के उस एरिया में आता था आज का बिहार, आज का उड़ीसा भी। अब उस एरिया के ऊपर उन्हें मिल गई दीवानी, ठीक है। इन्हें भैया एक बार में, इन्हें झटके से इंडिया इन्हें खुला मिल गया। और जैसा इंडिया का एक रफ मैप बना रहा हूं मैं, ये मैप है, ये ऐसे मैप हमारा ये जा रहा है, ओके। तो इस पूरे एरिया की इन्हें मिल गई दीवानी यहां की। और वैसे तो ये यहां भी मद्रास में भी हैं, मद्रास, बॉम्बे, सब जगह हैं, पर बंगाल, बिहार की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत हो गई। अब ये समझ गए कि हम यहां से जाने वाले नहीं हैं, अब बागियों से करो ट्रीटी, ठीक है। बॉम्बे इन्हें दहेज में मिला, बॉम्बे इन्हें पोर्टुगीज से मिला। पोर्टुगीज की जो एक प्रिंसेस थी पुर्तगाली, कैथरीन बर्गेंजा, उनके साथ रिश्ता हुआ और उनके साथ इन्हें मिला बॉम्बे, ठीक है। मद्रास वगैरह में, पौंडीचेरी वगैरह में फ्रेंच के साथ लेन देन हुआ, डच के साथ लेन देन हुआ। डच को बोला कि इंडोनेशिया के इधर मत आना, इंडोनेशिया जो यहां आइलैंड कंट्री है, आइलैंड नेशन है, इनको बोल दिया तुम चले जाओ इंडोनेशिया और वहीं जाके व्यापार करते रहो, मसालों का जो भी करना उधर करो, इधर मत आना, इंडिया हमारा है, ठीक है। अब बचे फ्रेंच के साथ इनकी मुठभेड़ चलती रही। फ्रेंच के साथ इनके यहां पे कर्नाटिक वॉर भी हुई और एंग्लो फ्रेंच वॉर भी चलती रही, बहुत समझौता भी किया, नहीं मानते थे, लड़ाई झगड़े करते रहते आपस में। खैर लड़ाई झगड़े होते रहे, उसके बाद भी आखिरकार फ्रेंच कहीं कहीं टुकड़े टुकड़ों में बचे रह गए। जो आज पौंडीचेरी है वो पहले फ्रेंच कॉलोनी थी, तो उसको फ्रेंच ने कंट्रोल किया था, लेकिन फ्रेंच चुप्पे चुप्पे अपना काम करते रहते थे। पर जो मेजर लैंडमास था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत बननी शुरू हो गई थी। 1764 की डिसाइसिव बैटल के बाद ये इनका करियर शुरू हो जाता है। और हमने जो देखा है हमारे हिस्ट्री में, 2 तरीके से हम पढ़ते हैं, द कंपनी रूल और द क्राउन रूल। कंपनी रूल जो 73 से शुरू होता है 58 तक, फिर उसके बाद 58 से लेकर 47 तक, ठीक है। 2 तरीके से, सन 47 तक, आजादी होने से जस्ट पहले तक क्राउन रूल होता है, मतलब मुकुट का, मतलब सिंहासन का, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का रूल। जो ब्रिटिश मोनार्क, जो आज किंग चार्ल्स है ना, पहले प्रिंस चार्ल्स है, सबसे बुढ़े राजा ही लगते हैं वो, तो इनके पुराने एंसेस्टर्स वो हमारे ऊपर रूल करते थे इन हिज नेम, ठीक है। रूल तो सरकार करती है, वहां के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बट रूल किया जाता है इन द नेम ऑफ द क्राउन, क्राउन के नाम पे। वहां के लोग क्राउन मोनार्की को बहुत मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो इसलिए वहां पे आज भी क्राउन कल्चर है। आज भी मोनार्की है, वो रिपब्लिक कंट्री है नहीं ब्रिटेन। तो हमारे यहां क्राउन का रूल शुरू हो गया था 1858 में, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बाद। और बहुत गर्व से कहते हैं कि हम उस इवेंट को पढ़ते हैं और बहुत शहादत को याद करते हैं जब वो हुई थी, ठीक है। तो हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। आए थे, नदियों में आए थे, समुद्र से तैरते हुए आए थे, हमारे राजे महाराजा दोस्ती करने आए थे। पहले इनको बोला कि साहब हम यूरोप से आए हैं, हम गोरे हैं, हम अंग्रेज हैं, ये हम आपके लिए वहां से लेके आए हैं गिफ्ट, ये ले लो और हमें परमिशन दे दो कि आपके हम आपके यहाँ थोड़ा थोड़ा व्यापार करना शुरू कर दें। राजा ने कहा कर लो। उसके बाद करते करते इन्होंने अपने राजा के दरबार में
अपना आदमी बिठाना शुरू कर दिया, अपना ऑफिसर बैठ रहा है इनका अपना। फिर उसके बाद धीमे धीमे तो राजा हट ही गए और कुल मिला के खुद अंग्रेज हमारे यहां हुकूमत करने शुरू कर चुके थे। ये हुआ है। अब हमें यह देखना है कि जब कंपनी का रूल था तो कंपनी अपने मन से बहुत कुछ कर रही थी, पर सब कुछ नहीं कर सकती थी। तो जो ब्रिटिश लोग वहां बैठते थे वेस्टमिंस्टर हाउस में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, वो लोग सोचते थे कि यार इस कंपनी को कुछ करो, इस कंपनी के ऊपर कुछ कुछ तो रूल लगाम लागू, कुछ तो गाइडलाइन इनके लिए बनाओ, क्या कुछ भी करे पड़े हैं वहां पे। तो इसके लिए कंपनी के ऊपर कई सारे रेगुलेशंस आए, कंपनी के ऊपर कई सारे चार्टर एक्ट आए। अब ये वो सारे वो एक्ट हैं जो कंपनी के ऊपर लगाए गए थे। ठीक है, ये इंडिया है, यहां इंडिया के ऊपर बैठती है हमारी कंपनी। ठीक है, ब्रिटेन में बैठते हैं ये लोग। अब ब्रिटेन के लोग इस कंपनी को कंट्रोल करते थे ताकि ये कंपनी कंट्रोल करे इनको, हमको, इंडियंस को। ऐसे हो रहा था। ठीक है, तो ये कंपनी के ऊपर लगाए हुए ये रूल्स थे। फिर इसके बाद जब कंपनी हटा दी गई एक बहुत बड़े इवेंट के बाद, तब क्राउन रूल आया और क्राउन रूल के सामने हमारे पास ये 7 एक्ट आए हैं। ठीक है, ये सॉरी कम्युनल अवार्ड नहीं है कोई एक्ट, तो ये है। ठीक है, कुल मिला के 15 एक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे उनको। अब शुरू करते हैं पहले से। तो भैया पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। प्लीज किताब हाथ में रखना, हाईलाइट कर चुके हो तो भी कोई बात नहीं है, कोई पॉइंट बता रहा हूं तो लिख लेना, अगर हाईलाइट नहीं किया तो लिखते चलना साथ में पेंसिल से। बुक को गंदा मत करना, किसी और के काम आ जाएगी जब आप सिलेक्शन पा जाओगे, आप ऑफिसर बन जाओगे। उसके बाद इन्हीं बुक्स को किसी और को दे देना जिसका भला हो सके। सो बुक्स को गंदा मत करना प्लीज, पेंसिल से मार्क करना। नाउ जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था पहली बार 73 में, तो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट लाने की वजह यह थी क्योंकि कंपनी हो गई थी बेलगाम। कंपनी कुछ भी करे पड़ी थी, कितना भी टैक्स लगा रही थी, कितने भी लोगों को अंदर जेल में डाल देती थी, कुछ भी करती थी। अब कंपनी कोई सरकार नहीं थी, पर सरकार की तरह काम कर रही थी। जैसे इन्होंने क्या क्या काम किया, इन्होंने 1757 में बैटल ऑफ बक्सर की थी। रॉबर्ट क्लाइव आए थे सिराज को हराने, सिराज उद्दौला को हरा दिया था आके। फिर उसके बाद 57 हुआ, 64 हुआ, 65 हुआ, 73 में इनके लिए पहली बार एक एक्ट लाया गया और इसने कंपनी की पावर को टेक ओवर नहीं किया, इसने खाली उनको रेगुलेट किया, कंपनी की पावर को रेगुलेट किया, थोड़ा सा इन्हें दिशा दी, गाइडलाइन दी कि भाई ऐसे चलो, अगर ऐसे नहीं चलोगे तो चलने भी नहीं देंगे। ये कौन बोल रहा है इनसे? ब्रिटिश लोग बोल रहे हैं। और चलोगे कैसे? वो ये चलोगे आप, क्या करोगे आप? गवर्नर ऑफ बंगाल बनेंगे आपसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये होगा जो इंडिया का उस समय, यहां पे बंगाल है, यहां पे बॉम्बे है, यहां पे मद्रास है, तो ये तीनों जगहों पे एक एक गवर्नर साहब बैठा करते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो इनको बोला गया जो बंगाल के जो गवर्नर होंगे, जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, जो सबसे ज्यादा पैसा पहुंचवाते हैं, जहां सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट होता है, तो भैया ये वाले जो अफसर होंगे, सबसे बड़े जो अफसर हैं, इनको हम बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब एक्चुअली तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बड़ा आसान नाम है, नाम होता था गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स। प्रेसिडेंसी क्या चीज है? यही इन तीनों एरिया को प्रेसिडेंसी बोलते हैं, या आज इनको स्टेट बोल लो, प्रोविंस बोल लो, प्रेसिडेंसी बोल लो, एक ही बात है। प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स, ये क्या बोला है? तो फोर्ट माने किला। अब जिस जगह पे ये रहते थे, जिस जगह पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस था, किला था, फोर्ट था, मैंशन था, उसको कहते थे फोर्ट विलियम है ये, कलकत्ता में। ठीक है, यहां के हम गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम्स हम होंगे, और जो पहले जीजी ऑफ बंगाल बने वो बने थे हमारे ये साहब, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक बात है, बात समझ में आ गई। ये हो गया। गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, जो ये दोनों थे बाकी, इनको बोला गया तुम इनसे नीचे हो, ये बड़े अफसर हैं। ठीक है, जो बॉम्बे के और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थे, इनमें जो गवर्नर जो बैठा करते थे, जो अपने आप अपना काम किया करते थे, उनको बोला गया कि नहीं, तुम इनकी बात सुनना पहले। जो बंगाल के जो ये होंगे गवर्नर जनरल होंगे, आप इनके नीचे हो। सही बात है, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। अभी कर क्यों रहे हैं? ये सब कर रहे हैं ताकि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जा सके कंट्री में, एक सूत्री, सिंगल धागे से, जहां पे सबसे ऊपर एक ऑफिसर है, उसके नीचे एक है, उसके नीचे और है, उसके नीचे और हैं, कई सारे उसके नीचे ऑफिसर्स होंगे, पर एक सेंटर धागे में पिरोए जा सके सारे पूरे सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को। इसलिए किया जा रहा था। और क्या किया गया था? इन्होंने कंपनी का पहली बार रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस।
कंपनी सब काम कर रही थी। कंपनी व्यापार तो कर ही रही है। कंपनी दालचीनी में, चीनी में, इंडिगो में, नमक में, कॉटन में, वीट में, राइस में, हर चीज में व्यापार कर रही है, अच्छा व्यापार कर रही है। पर साथ ही क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा राजे महाराजाओं के साथ दोस्ती कर चुके थे। अब ये बैठ बैठ के सब लोगों को राय देते थे, राजाओं को राय देते थे कि देखो सुनो, हमको पैसा दो और हम तुमको गद्दी बिठा देंगे, हम तुम्हें राजा बना देंगे तुम्हारे प्रदेश का, तुम्हारे एरिया का, तुम राज करना, पर पैसा हमको चाहिए, किराया, भाड़ा, हफ्ता, कुछ भी कह लो उसको। राजा कहते थे हाँ ठीक है हम देंगे। तो कंपनी के बहुत सारे पॉलिटिकल काम भी शुरू हो गए थे, बहुत सारी ये अपॉइंटमेंट करने लग गए थे। बहुत सारे राजाओं के दरबार में बैठ के वहां पे राजाओं को बोलते थे कि नहीं नहीं इस कानून पर साइन मत करो, इस पे साइन करो जो हम कह रहे हैं। ये सब काम करते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस चीज को नोटिस किया कि यार कंपनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, इनके लिए कुछ ऐसा करना शुरू करो कि ये इतना बेलगाम ना हो जाए, क्योंकि अंग्रेज लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है इंडिया में, वो कुल मिला के कंपनी ही तो है, एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी ही तो है, जो एक इंडियन समझ रहा है कि अंग्रेज माने क्या, तो उस इंडियन के लिए अंग्रेज माने होगा कंपनी। अब कंपनी कैसी है, कंपनी इतनी ज्यादा इविल है, कंपनी इतनी ज्यादा बुरी है, कंपनी इतनी ज्यादा दुष्ट है, तो इनको थोड़ा सा रेगुलेट करो, इनकी बात समझो, इनको रेगुलेट करो, इनको कंट्रोल करो, इनके अफेयर्स को, कंपनी के जितने भी इंडिया में चल रहे हैं इनको पकड़ो अच्छे से और इनको बेलगाम मत होने दो। कंपनी के जो जो अफसर वापस इंडिया आते थे, वापस इंडिया से इंग्लैंड आते थे, बहुत अमीर होके, रईस होके आते थे, बड़े बड़े सोने जेवर सब हीरे मोती, उस समय ये सब गाड़ी तो इतने होती नहीं थी, तो ये लोग बड़े बड़े पैसा लेके आते थे, बड़े रिच होके आते थे। कोई हीरे मोती ले आए, कोई सोना चांदी ले आए, कोई कुछ और सामान ले आए, भर लाए, इतने खूब बढ़िया फर्नीचर, खूब बढ़िया, खूब आलीशान जिंदगी। तो वहां के लोग सोचते थे कि यार इंडिया में ऐसा क्या है जो कंपनी के लोग इतने रईस होके आ रहे हैं, कौन सी ऐसी नौकरी चल रही है वहां पे, हम तो तनख्वाह दे रहे हैं, वही कंपनी जो तनख्वाह दे रही होगी, तो इतनी ज्यादा इन पे कहां से सब चीजें आ रही हैं। तो इसको लगाम लगाने के लिए फिर एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अभी बताऊंगा ये क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये करेंगे अब से। ये कौन चीज है बताता हूं अभी आगे। साथ में बोला गया एक सुप्रीम कोर्ट बनाओ कैलकाटा में। अभी तक कब देश में कोई कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट जैसी ब्रिटेन में होती है, या जज बैठते हैं, लॉर्ड साहब बैठते हैं, मिलॉर्ड, तो वो बनाओ एक, और उसमें बैठेंगे एक चीफ जस्टिस बैठेंगे और बाकी 3 जजेस बैठेंगे। कमेंट करना जरा, ये बताना जरा पहले इंडिया के चीफ जस्टिस कौन थे, अभी कमेंट करो, अभी यहीं के यहीं, ठीक है, फिर बताना मुझे। तो ये फिर चलेंगे आगे, इनको पढ़ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। अब ये क्या भला है, तो भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये बॉडी बैठेगी ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन में होगी, और ये कंपनी के हर काम पे नजर रखेगी, और पूरी नजर रखने के बाद रिपोर्ट बनाएगी और देगी ब्रिटेन पार्लियामेंट को। ये काम करेगी। तो कंपनी के जो एम्प्लॉई थे, जो रईस होके आते थे, उनको तो बोल दिया प्राइवेट ट्रेड तुम्हारा बंद, तुम्हारा कोई भी रिश्वत लेना, जो प्रेजेंट लेते हो तुम, ब्राइब लेते हो तुम, ये सारी बातें बंद, ये सारे काम बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता है, और खाली ईमानदारी से कंपनी की सेवा करो, कंपनी की रेवेन्यू पे काम करो, अपने प्राइवेट तुम सोच रहे हो कि अरबपति होके आ रहे हो वो मत करो, ठीक है, वो खराब लग रहा है, इंग्लैंड में लोग बुरी नजर से देखते हैं आप लोगों को, ये बोला गया इनसे। तो प्राइवेट ट्रेड एंड प्रेजेंट्स प्रोहिबिटेड फॉर द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एम्प्लॉइयों को बोल दिया गया अब से ये सब हरकतें बंद कर दो, ठीक है, ये बोला गया। जो गवर्नर जनरल को बंगाल हैं उनके लिए बोला गया कि आप अपने लिए बना लो एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1+4, इस नंबर को याद रखना, ये नंबर आगे काम आएगा। आप अपने साथ ऐसे 4 शख्स और रखो जो आपकी हेल्प करें, आपके लिए एक कार्यपालिका बनाने में, कार्यवाहक काउंसिल कह लो उसको, कुछ भी है, ठीक है, अब वही है जो है सबसे ऊपर। तो 1+4 की आप ये जो बॉडी देख रहे हो, ये देश की सबसे बड़ी उस समय बॉडी कहलाई गई, जो उस समय ये कुल मिला के हमारा उस समय पार्लियामेंट भी है, ये उस समय हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी है, पार्लियामेंट प्लस सेक्रेटेरिएट, हमारा सब कुछ यही 4 लोग हैं, ये 4 अफसर सेक्रेटेरिएट, ओके, अब यही हैं, ठीक है। अब ये लोग बैठ के 1+4, ये लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 लोग और ये मिलकर हमारे देश में कानून बनाएंगे, कानून का पालन करवाएंगे, कानून का पालन नहीं होगा तो सजा भी होगी फिर। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो मैंने आपको पहले बताया, ये रिपोर्ट करेंगे कंपनी के रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स पे, कि कंपनी क्या क्या कमाई कर रही है, कंपनी क्या क्या सिविल डीलिंग कर रही है, क्या क्या लेन देन कर रही है, कहां कहां लैंड खरीद रही है, कहां कहां
कहां कहां पे कोई आदमी बिठा रही है, कुछ भी करा रही है, और कंपनी किन किन जगहों से, किन किन और प्रांतों से, किन किन राजाओं से कोई मिलिट्री डील कर रही है, कोई मिलिट्री वॉर कर रही है, कोई मिलिट्री अलायंस कर रही है। हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे उस चीज को और उसकी रिपोर्ट देंगे ब्रिटेन पार्लियामेंट को। ठीक है, 4 काउंसलर्स प्लस गवर्नर जनरल, जो मैंने आपको बताया 1+4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, ये कहलाएगी एक बॉडी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ब्रिटेन में क्या होता है, किंग इन पार्लियामेंट, किंग इन पार्लियामेंट, ये एक बॉडी होती है। अब ये आदमी है खाली बस, किंग इन पार्लियामेंट एंड किंग इन काउंसिल। ये किंग इन काउंसिल क्या चीज है, तो जब पार्लियामेंट में राजा साहब जाते हैं और वहां जाके कोई अभिभाषण देते हैं, कोई स्पीच देते हैं, तब उनको कहते हैं किंग इन पार्लियामेंट, कि राजा आज पार्लियामेंट में आए हैं। ठीक है, किंग इन काउंसिल कौन हुए, जब राजा अपने पीएम के साथ बैठ के चर्चा करते हैं कि हाँ साहब बताओ तुम्हारी पार्लियामेंट क्या क्या काम कर रही है, मुझे बताओ लाके, और मुझे रिपोर्ट दो। हर हफ्ते पीएम की राजा से मीटिंग होती है, ऑफिशियल मीटिंग होती है, कई सदियों चली आ रही है, तो अब वो चलती वहां की प्रथा है। तो जब राजा अपने पीएम के साथ बैठ के आपस में विचार विमर्श करते हैं और पीएम उनको पूरा सुनाता है कि साहब हमने हफ्ते भर में ये काम किए या हम आगे ये काम करने जा रहे हैं, तब उनको बोलते हैं किंग इन काउंसिल। उसी तरीके से हमारे यहां ये बॉडी बनाई गई, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जब गवर्नर साहब अपने 4 लोगों के साथ बैठ के काम कर रहे होंगे, तब उस समय उस बॉडी को बोला जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल, 4 काउंसिलर्स प्लस गवर्नर जनरल खुद। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये अपने आप में एक चेयर है, इसका सम्मान है, भले ये चेयर कितनी भी करप्ट है, भ्रष्ट है, पर इस चेयर का सम्मान है क्योंकि ये चेयर एक हमारे एक सिस्टम का हाईएस्ट ऑफिस है, हाईएस्ट चेयर है। अब इसके बाद पहला रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आएगा एक अमेंडिंग एक्ट 81 में ही, ठीक है, 8 साल बाद आ गया, क्योंकि अब पहली बार कोई एक्ट आया तो गलतियां हो ही जाती, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, कोई बात कोई मिस हो गई, कोई बात रह गई, कुछ भी हो गया, तो उसको चेंज करने के लिए, वो सारी चीजों को थोड़ा सुधार करने के लिए एक उस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 8 साल बाद एक आया हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये दूसरा एक्ट है। तो इसके बाद बोला गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होंगे, पहले तो यहां से शुरू होता है ये, हां, गवर्नर जनरल और उनका काउंसिल, साथ ही कंपनी के जितने सर्वेंट होंगे, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम कर रहे होंगे, अगर अपने सरकारी कैपेसिटी में अपनी चेयर पे बैठ के कोई सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई दस्तावेज पे साइन कर रहे हैं, तो भैया वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है, उनको हम एग्जेम्प्ट करते हैं, गवर्नर जनरल को भी, उनके काउंसिल को भी, और कंपनी के बाकी सारे एम्प्लॉइज को, कि भैया आप कुछ भी काम कर लो, सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ नहीं कह सकती। साथ ही इसके बाद बोला गया रेवेन्यू मैटर्स, जो रेवेन्यू मैटर्स होते हैं, जो प्रॉफिट के जो मैटर होते हैं, कि कमाई के जितने मैटर्स होते हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह का कोई केस आ भी नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट करे क्या फिर? सुप्रीम कोर्ट बस ये कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में है, वो एडमिनिस्टर करेगी पर्सनल लॉज ऑफ डिफेंडेंट्स। अब ये क्या चीज है? आपको पता होगा मोहम्मदन लॉ, ठीक है, आपको पता होगा हमारा हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, आई एम सॉरी, मोहम्मदन जो मुस्लिम्स के लिए एक पर्सनल लॉ होता है, साथ ही हिंदूज के लिए हिंदू पर्सनल लॉ होगा। ये सब क्या लॉज हैं? ये सब लॉज वो लॉज हैं जिनसे गवर्न होता है हम इंडियंस में जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी जितने हम लोग हैं, हम हमारे यहां मैरिज कैसे होती है, हमारे यहां सक्सेशन कैसे होता है, हमारे यहां इनहेरिटेंस कैसे बांटी जाती है संतानों को, आगे आने वाले संतानों को, हमारे डिवोर्स कैसे होता है, सबके अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई चीज पर सुनवाई कर सकती है, तो वो खाली ये चीजें होंगी। क्या चीजें हैं? पर्सनल लॉज, मोहम्मदन लॉ, शरिया लॉ, तलाक 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 वाला जो फिल्मों में देखते हो, ऐसी वाली चीजों पे खाली सुप्रीम कोर्ट बात कर सकता है, वो किसी इंपॉर्टेंट मसले पे बात नहीं कर सकता है, ना रेवेन्यू मैटर पे, ना गवर्नर जनरल और पूरी कंपनी के एम्प्लॉइज के किसी भी सरकारी काम के ऊपर वो कोई बात ही नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीजें दोनों बाहर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये सब देखती है। सुप्रीम कोर्ट टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर कैलकाटा,
ओवर कैलकाटा के लोगों के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर है, वहीं चला लो, कुछ भी कर लो। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो भी हमारे और कचहरियां हैं, मुंसिफ अदालतें हैं, प्रोविंशियल अदालतें हैं, तो वहां पर अगर कोई केस चल रहा है और उस केस के खिलाफ अपील होनी है, तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, वो अपील होगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। ये बोला गया इस एक्ट में, इस अमेंडिंग एक्ट में, कि लोअर कोर्ट्स के खिलाफ के फैसलों के खिलाफ अगर कोई अपील होनी होगी तो वो जाएगी अपील सीधे गवर्नर जनरल साहब के पास, जो कलकत्ता में बैठते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। अब वो फैसला करेंगे। साथ ही यही गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो हैं, ये तय करेंगे कि रेगुलेशन कैसे होंगे उन लोअर अदालतों के लिए, उन लोअर अदालतों के लिए, उन लोअर काउंसिल्स के लिए, कि कैसे कैसे उनको हम रेगुलेट करनी है, कैसे कैसे उनके ऊपर चर्चा होनी है, क्या क्या सारे मसले तय करेंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब ये सब बड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, हमारे यहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारे यहां सारी जुडिशरी की जितनी हमारे यहां रेगुलेशंस होती हैं वो तय करता है सुप्रीम कोर्ट, के हाई कोर्ट्स में कैसे होंगे, कितने क्या क्या, कौन कौन जजेस होंगे, कब तैनात होंगे, किन की अपॉइंटमेंट होंगी, उनसे नीचे कौन कौन से कोर्ट्स होंगे, छोटे कोर्ट्स होंगे। हमारी जुडिशरी आज कितनी अलग हो गई है। इस समय देखो कैसे चल रही है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करे सारे लॉ जो इस कंपनी पे लग रहे हैं, और कंपनी इंटर्न हमारे ऊपर लगा रही है। फिर आएगा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 3 साल बाद। अब एक्ट जल्दी जल्दी आएंगे, फिर 20-20 साल में भी आएंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया पहली बार कंपनी के जितने भी टेरिटरीज हैं इंडिया में, हम उनको बोलते हैं ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये ब्रिटेन की पोजीशंस हैं। कंपनी भले ही इनके ऊपर कंट्रोल करती है, कंपनी के भले ही टेरिटरी है बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अवध, पर ये ब्रिटिश पोजेशंस हैं और ब्रिटिश के ही, ब्रिटिश यानी गोरों के ही हैं, किसी और फ्रेंच के नहीं है, किसी और ये इनके डच के नहीं है, पोर्टुगीज के नहीं है, डेनमार्क नॉर्वे के नहीं है, सब खाली ब्रिटिश, ये अपने सारे खाली अंग्रेजी पोजीशंस हैं, अंग्रेजी लोगों की पोजीशंस हैं ये। और साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, के ब्रिटिश जो सरकार है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट, और साथ ही जो इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी द किंग जो भी हैं, तो उनका डायरेक्ट सुप्रीम कंट्रोल होगा कंपनी के सारे अफेयर्स पे, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर हो, चाहे कुछ भी हो। तो अब ये पहली बार समझा गया कि कंपनी के काम तो बहुत सारे हैं और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अकेली बॉडी काम नहीं कर पाएगी पूरी। इसके लिए क्या करो, पहले तो ये देखो, कंपनी के कॉमर्शियल काम भी हैं, कंपनी के पॉलिटिकल काम भी हैं। पॉलिटिकल काम मैंने बताया आपको क्या होते हैं, कि अपॉइंटमेंट करना, राजा को बिठाना, एक पपेट राजा को बिठाना, या एक राजा के साथ दोस्ती करना, उनको बोलना कि तुम उनसे लड़ाई करो, तुम जीत जाओ, फिर हम तुमको वहां का एरिया भी दे देंगे और तुम हमें वहां का टैक्स भी देना। ये सब खूब काम कर रही थी कंपनी, साथ ही कॉमर्शियल काम तो कर ही रही थी अपनी। तो कॉमर्शियल कामों के लिए तो बॉडी बनी हुई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बॉडी में आपको बताई कि जो लंदन में बैठेंगे कुछ ऐसे बड़े सूरमा लोग, बड़े लॉर्ड लोग, और बैठ के कंपनी के सारे दस्तावेज पढ़ते रहेंगे, कहाँ रेवेन्यू ला रही है, कितने किन से डीलिंग कर रही है, सिविल मैटर कर रही है, किन से मिलिट्री अफेयर कर रही है, सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं। अब यहां पे कह रहे हैं हम 1784 के बाद से कंपनी के कॉमर्शियल काम खाली डायरेक्टर का कोर्ट करेगा, पर जो उसके ऊपर एक नई बॉडी बैठेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नई बॉडी है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के वो सारे काम देखेगी जो होंगे सिविल मैटर्स होंगे, या मिलिट्री मैटर होंगे, या रेवेन्यूज अफेयर्स होंगे कंपनी के। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट काम हो गए ना, वो सारे ले गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से छोटी बॉडी है हमारी ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये बॉडी बड़ी है, ये बॉडी बड़ी है, नई बॉडी बनी है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बैठा करेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खाली देखेंगे हमारी कंपनी के कॉमर्शियल काम, जितने उनके कॉमर्स रिलेटेड काम है, जितने उनके व्यापार रिलेटेड काम है, ठीक है, वो सारे काम देखेगी एक बॉडी, और दूसरी बॉडी देखेगी पॉलिटिकल काम सारे, जिसमें होंगे सिविल मैटर होंगे, मिलिट्री मैटर्स होंगे उसमें, रेवेन्यू मैटर्स होंगे उसमें, ये सारे। अब एक फैक्ट आपको बता रहा हूं, अगर 3 डायरेक्टर की कमेटी होती है जो हमेशा टच में रहेगी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर्स, तब भैया वो 3 डायरेक्टर्स की कमेटी, भाई 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये कमेटी उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरी रिपोर्ट दिया करेगी कि साहब देखो कंपनी इतना धंधा कर रही है, इनसे इतने, इस सोने में, इस दालचीनी में, मसाले में, हल्दी में, स्पाइसेस में, नमक में, सब में खूब धंधा कर रही है, और ये उनका पैसा है। ठीक है,
और वो बता भी रही है कि भैया कंपनी देखो कैसे कैसे काम कर रही है। ये हमारा ब्रिटेन का पार्लियामेंट भी है, देखो यहाँ देखो बड़े बड़े अफसर लोग बैठे हुए हैं, ये आम लोग बैठे हैं और जो उनकी बातें सुन रहे हैं कि सब कैसे कैसे काम हो रहा है। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा ये एक तगड़ी बॉडी होगी और ये बॉडी काफी समय तक रूल करती रहेगी जब तक एक बड़ा बवाल नहीं हो जाता है। तो एक्ट ऑफ 1786, ये हैं आपके हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्या थे ये, कौन थे ये जो इनका इतना जिक्र हुआ? तो कॉर्नवालिस साहब एक बड़े डिप्लोमेट थे, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी के बड़े ऊंचे अफसर थे जो सरेंडर होके आए थे। कहां से? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आदमी इतने बड़े अफसर साहब अमेरिकन वॉर में इनका सरेंडर हुआ था। सरेंडर हार के आए थे, घुटने टिका के आए थे। सरेंडर ऑफ यॉर्क टाउन। यहां से अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी जहां पे आज है, तो भैया ये वहां से भाग के आए थे और ये पूरे अपने सब सामान जायदाद छोड़ छाड़ के वहां से भाग के आए और इंग्लैंड जाके वापस आके बैठ गए। अब इसके बाद ये सोच रहे थे कि यार कहाँ जाऊं, कैसे, मतलब बेइज्जती भी हो गई है और कुछ पैसा भी नहीं है, पैसा भी कमाना है, बड़े अफसर हूं, कहाँ जाऊं। इनको पहले कई जो समय ब्रिटिश जो सरकार में लोग हुआ करते थे, तो उन लोगों ने इनको सलाह दी कि साहब आप ये बन जाओ, लॉर्ड लेफ्टिनेंट बन जाओ आयरलैंड के, या आप कोई ट्रेजरी का कोई पोस्ट ले लो। इन्होंने कहा नहीं, ऐसी जगह नहीं जा रहा, इन्होंने कहा बड़ी जगह जाऊंगा। तब जो विलियम पिट थे, जिनके नाम पे ये पिछला एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, तो विलियम पिट्स जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम इंडिया जाओ। तो इन्होंने कहा इंडिया में तब जाऊंगा जब मेरी 2 शर्तें मानी जाएंगी। अच्छा, क्या शर्तें हैं? तो इन्होंने कहा मेरी पहली शर्त तो ये है कि मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा और जो मेरा काउंसिल होगा, डिसीजन ऑफ काउंसिल इन स्पेशल केसेस, मुझे वीटो चाहिए। जो आपने 1+4 की बॉडी बना रखी है, अगर उसमें से 5 लोग, अब टोटल 5 लोग हैं, उसमें से 3 भी अगर एक तरफ हो गए तो मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं, मैं ऐसे नहीं काम कर सकता, मुझे चाहिए वीटो पावर। मैं करूंगा ओवरराइड उस काउंसिल के ऊपर, क्योंकि मैं गवर्नर जनरल हूं। तो ये मेरा सिविल रोल होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा सिविल रोल। ओके, दूसरी क्या चाहिए आपको? दूसरी इन्होंने कहा मुझे चाहिए कमांडर इन चीफ की पोजीशन, क्योंकि मैं एक आर्मी मैन हूं, क्योंकि मैं एक आर्मी का अफसर हूं और मैं चार्ल्स कॉर्नवालिस हूं, मैं लॉर्ड हूं मैं। तो उन्होंने कहा मैं बनूंगा कमांडर इन चीफ, सुप्रीम कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जितने इंडिया में जितने ब्रिटिश आर्मी है उनका मुझे पूरी कमांड चाहिए। तो ये इनकी हो गई मिलिट्री डिमांड। मिलिट्री दोनों इन्होंने डिमांड मांग ली। कई लोगों ने कहा एक ले लो, दोनों में से एक ले लो। इन्होंने कहा नहीं, मुझे दोनों चाहिए, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो 1 साल लग गया इनकी डिमांडों को पूरा मानने में। उसके बाद एक एक्ट लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, एक्ट ऑफ 1786। फिर इन साहब को भेजा गया इंडिया के, अब तो चले जाओ, मान ली तुम्हारी शर्तें, कि इन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब जाऊंगा। उसके बाद भी ये फिर पहले मद्रास आए, मद्रास से कोलकाता गए। कोलकाता में जो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे वो गवर्नर हाउस छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो फिर उनसे, मैकफर्सन नाम था उनका, तो उनसे छुड़वा लिया हाउस भी कि अब हटो यहाँ से, अब हम बैठेंगे यहाँ पे। तो खैर ये आ गए इंडिया। फिर उसके बाद ये इंडिया में रहे। अब आता है 1793 में पहला चार्टर एक्ट। चार्टर, अभी तक नाम चल रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यही अमेंडिंग एक्ट। अब से आएंगे चार्टर एक्ट। जो मैंने आपको शुरू में लिस्ट दिखाई थी, 15 एक्ट हैं, उसमें से 8 कंपनी के रूल पे आते हैं, 7 क्राउन रूल में आते हैं। ठीक है, तो पहले 8 में से हम रेगुलेटिंग एक्ट सारे कर चुके हैं। अब आ रहा है हमारा चार्टर एक्ट। तो ये इसने भी ब्रिटिश टेरिटरीज के ऊपर कंपनी का रूल अपना बनाए रखा। और इन्होंने इस एक्ट में कुछ कुछ फीचर्स बड़े अच्छे थे। इन्होंने बोला कि देखो कंपनी की जो मोनोपोली है, उस समय तक इंडिया में खाली एक ही तो कंपनी चल रही है। ठीक है, अब इस एक कंपनी को बोला, इस एक कंपनी के लिए बोल रहे थे ब्रिटेन में कि यार इतने सारे लोग हमारे यहाँ हैं, इतने सारे हमारे यहाँ लड़के बच्चे हमारे सब बड़े हो रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या लूटेंगे, और हमें भी तो भेजो, हमारे बच्चों की कंपनी है और भी कंपनियां हैं। तो वहां के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बहुत विद्रोह करते थे कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया हमारा है, तुमको इंडिया के पैसा लाके दे रहे हैं ना, टैक्स दे रहे हैं ना इतना, इंडिया पे खाली हम ही रहेंगे, इंडिया में कोई और कंपनी नहीं आएगी। तो सरकार ने बोला एक काम करते हैं, चार्टर एक्ट लाते हैं भाई 1793 का, और हम कह रहे हैं कि आपकी जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की विद इंडिया, ये बरकरार रहेगी अगले 20 साल और।
20 साल और कमा लो, उसके बाद हम आएंगे, उसके बाद और लोगों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी भी कंपनियां बड़ी हो रही हैं, और उनको आने दो। तो ऑलमोस्ट 200 साल होने को आ रहे हैं, 1600 से लेके 1793 आ चुका है। 200 साल से एक ही कंपनी इंडिया में काम कर रही है, एक ही कंपनी इंडिया को लूट रही है और वहां उत्पात मचा रही है। दूसरी कंपनी अभी तक कोई नहीं आई है, इसलिए वहां के लोग बोल रहे थे कि यार अब तो हमें आने दो। तो ऐसी ऐसी बातें हुई, और भी इसके अलावा बातें हुई थी। तो और क्या बातें हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो बॉडी थी, इसको बोला गया कि आप ये जितने सारे जो अफसर हो, जितने आप सारे बड़े लोग जो ब्रिटेन में बैठ रहे हो, और आपका ये ऑफिस है, आपका घर है, आपका ये स्टाफ है, बाकी आपका जितने सारे एक्सपेंस हो रहे हैं, जितने आपका खर्चा आ रहा है, जितना आपके ऑफिस का जो इतना जो खर्चा हो रहा है, ये सारा आएगा इंडिया के रेवेन्यू से। हम ब्रिटेन सरकार आपको पैसा नहीं दे रहे, तुम आप हमारी बात मानते ही नहीं हो, हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, अपना खर्चा खुद उठाओ, हम नहीं कर रहे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके स्टाफ को जो जितनी सैलरी मिलेगी, जितना उनके ऊपर खर्चा होगा, ऑफिस के एक्सपेंस होगा, वो सारा इंडियन रेवेन्यू से आएगा। तब आप अपना काम करते रहो, पर टैक्स हमें पूरा पूरा देते रहो। अब जो गवर्नर जनरल के पास जो ओवरराइडिंग पावर थी, ये वाली जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जीती थी लड़ झगड़ के, तो वो ओवरराइडिंग पावर्स आर एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। उनको बोल दिया गया कि हाँ, ये तो वीटो सही है यार। मान लो बाकी पूरा काउंसिल इकट्ठा अलग हो गया, तो फिर तो बात ही नहीं हो सकती इनसे कुछ भी। तो जो वीटो पावर है, उस वीटो पावर को भैया देते रहो बाकी सारे गवर्नर जनरल्स को, क्योंकि वही काम करना जानते हैं, वही उनसे ही हमें काम करवाना है, आखिरी साइन तो उन्हीं का ही होना है। कमांडर इन चीफ, जो उन्होंने कॉर्नवालिस ने डिमांड मांगी थी कि कमांडर इन चीफ बनूंगा मैं, और मैं पूरा, मुझे वीटो भी चाहिए। तो जो कमांडर इन चीफ होगा मिलिट्री का, वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का, अनलेस अपॉइंट ना किया गया हो। ये बोला गया कि ये कॉर्नवालिस ने जो जिद में ले ली, ये अननेसेसरी थी। तो हम कह रहे हैं कि भैया ये जब तक अपॉइंट ना किया गया हो ऐसा, तब तक कमांडर इन चीफ मिलिट्री का इसका मेंबर नहीं होगा, इस पूरे काउंसिल का मेंबर। जो जीजी इन काउंसिल जो एक बॉडी है 1+4 की, 1+4 में कमांडर इन चीफ नहीं बैठेंगे, अगर ऐसा ही भेजा ना गया हो तो। बस ये बोला गया, ये बात हुई, ठीक है। फिर आया 1813, अब 20 साल हो गए, ठीक है, अब 20 साल हो गए। अब अंग्रेजी हुकूमत कह रही है कि भैया तुम्हारे 20 साल दे दिए थे तुमको मोनोपोली के, तुम अकेले ही थे, अब तो आने दो। तो कंपनी कह रही है कि साहब ऐसे मत करो यार, हम तो इतना यार तुम्हारा सम्मान करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुम जो कहते हो मान जाते हैं, तुम्हें टैक्स भी दे रहे हैं पूरा पूरा, जब भी आप कोई फरमान लाते हो मान लेते हैं, तो हम पहले थे ना, तुमको इंडिया लाके दिया, तो हमें कुछ चाहिए बदले में, कुछ ऐसा सम्मान चाहिए, कुछ ऐसा दो कि जो हमारा ही हो खाली। तब बोला गया कि अच्छा एक काम कर लो, आपका जितना चाय में व्यापार होगा वो खाली आप ही करोगे, उसमें कोई और ब्रिटिश कंपनी नहीं आएगी। अच्छा, उन्होंने कहा ये तो बात ठीक है। साथ ही आप चाइना से जितना व्यापार करोगे, चाइना के साथ जितना व्यापार करोगे, इंडिया से बाहर चाइना, तो उस चाइना के साथ व्यापार में भी खाली अब आप ही रहोगे, मोनोपोली रहेगी, ठीक है। पर बाकी किसी और धंधे में, मसालों में, नमक में, मैंने आपको बताया, दालचीनी में, राइस में, कॉटन में, वीट में, हर चीज में, आलू में, धंधे में बाकी कंपनियां भी आएंगी और वो शामिल होंगी आपके साथ, वो भी इंडिया को लूटेंगी। ये बातें हो रही हैं। खाली चाय में व्यापार आप कराएगा, क्योंकि टी इज फेवर्ड बाय इज फेवर्ड बाय ब्रिट्स, इज फेवर्ड बाय, उनकी बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है ये, बहुत ही ज्यादा वहां पे चर्चित ड्रिंक है, बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है ये। तो टी में व्यापार बहुत प्रॉफिटेबल भी है। अब उनसे बोला गया कि देखो भाई 200 साल से ज्यादा हो गया तुमको इंडिया में, तुम लोग कैसे काम कर रहे हो वहां? तो इन्होंने काम कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं काम, बढ़िया हो तो रहा है। इन्होंने कहा नहीं ऐसे मत करो, आप एक काम करो, आप पाश्चात्य एजुकेशन फैलाओ वहां जाके। यार वहां पे लोग अब आपको देख रहे हैं, और अब आपको अपने लिए कुछ ऐसे लॉयल लोग बनाने पड़ेंगे। वो कैसे बनेंगे? आप जब तक उनको इंग्लिश नहीं सिखाओगे, आप जब तक उनको वेस्टर्न एजुकेशन से ट्रेन नहीं करोगे, जब तक उनको इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर ये नहीं पढ़ाओगे, वेस्ट वाली जो वेस्ट में चलती है, तो भैया तब तक आपके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग परेशान हो जाओगे। ये इनको बोला गया कंपनी को। उन्होंने कहा ठीक है करते हैं, ये भी करते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ ऐसे लोग ट्रेन होंगे जो इंग्लिश जानेंगे, जो आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें दिखेगा कि हाँ इंग्लिश कंपनी के अफसर के पास पैसा है, ये इंग्लिश बोलते हैं, बड़े आदमी हैं, विलायती बाबू हैं, तो हम भी ऐसे बनेंगे, हम भी इंग्लिश सीखेंगे। और फर्दर यही इंडियन लोग और बाकी इंडियंस को भी इंग्लिश में ट्रेन करना शुरू कर देंगे। आपके लिए रूल करने में सहूलियत हो जाएगी। क्या अच्छा, बात तो सही कह रहे हो, अच्छी बात है। साथ ही इन्होंने बोला गया कि आप अपने साथ
क्रिश्चियन मिशनरीज भी ले जाओ, क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया ले जाओ और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करो, प्रोपगेट करो, फैलाओ, क्रिश्चियंस बनाओ लोगों को, जैसा भी करना है करो। इंडिया में क्रिश्चियंस नहीं है, यू कैन गो एड, ये बोला गया इनसे। अब साथ ही लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं, जो जितने भी लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट्स भी अपने साथ अपने जो आपको टैक्स देती हैं, किराया देती हैं, हफ्ता भाड़ा देती हैं ताकि उनकी सरकारें बनी रहें, ये भी टैक्स लगा सकती हैं अब उन्हीं लोकल सिटीजन्स पे जो ऑलरेडी अब टैक्स इनको दे रहे हैं, और टैक्स नहीं दे तो पनिश भी कर सकती है। अलाउड लोकल गवर्नमेंट्स टू इंपोज टैक्सेस ऑन पर्संस एंड पनिश देम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अभी तक क्या होता था, राजे महाराजे बोलते थे किसानों को, मजदूरों को कि एक काम करो, टैक्स दो, क्योंकि उनको टैक्स देना है बड़े अंग्रेजों को। अच्छा साहब दे दिया, ले लो, ले जाओ। अब जो ये छोटे किसान हैं और ये जो छोटा राजा है, ये राजा बोलेगा अबे हमको भी तो टैक्स दो, तो ये बोलेंगे साहब ये भी ले लो, और अगर टैक्स नहीं दिया तो ये सजा भी दे सकते हैं ये राजा उस किसान को कि तुमने हमें क्यों भाई, तुमने हमें क्यों नहीं टैक्स दिया। अब इन तीनों चीजों से, वेस्टर्न एजुकेशन से, क्रिश्चियन मिशनरी से, और साथ ही इस कदम से क्या हो रहा है कि ब्रिटिश कंपनी का एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं कि भैया अगर इंडियंस नाखुश होते हैं तो नाखुश होंगे वो उन रूलर्स के साथ, जो लोकल रूलर्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, कि हम पहले ही त्रस्त हैं, हम पहले ही इतने टैक्स से बोझिल हैं, उसके बाद तुम भी टैक्स ले रहे हो हमसे, और टैक्स नहीं दे तो पनिश भी कर रहे हो, जेल भेज दे रहे हो। ये होगा। साथ ही तुम्हारे लिए एक लॉयल क्लास ऑफ इंडियंस बन जाएगा, एक लॉयल क्लास जो आपके साथ जुड़ा रहेगा, लॉयल क्लास ऑफ इंडियंस ये बनेगा। ओके, कितनी बढ़िया बात बोली है, देख रहे हो, शातिरता देखो, दिमाग, चालाकी। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंडिया। आप क्रिश्चियनिटी जब आएगी यहां पे इंडिया में, लोग क्रिश्चियंस बनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चर्च जाएंगे, वो बैप्टिज्म करवाएंगे, वो ईस्टर पे अपने छुट्टियां मनाएंगे, वो अपना क्रिसमस मनाएंगे और अंग्रेजों को फॉलो करेंगे। ठीक है, इससे इंडियंस ब्रिटिश के प्रति लॉयल होना शुरू हो जाएंगे। ब्रिटिश क्राउन टू हैव सॉवरेंटी ओवर कंपनी टेरिटरीज, जो हर एक्ट में बोलते थे वो फिर बोल रहे हैं कि देख लो, तुम काम कर लो, तुम्हारा मन है काम करने का, पर भैया काम तब तक करोगे जब तक ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी है कंपनी के ऊपर, तभी तक काम करोगे, उसके अलावा काम नहीं कर पाओगे। ब्रिटिश क्राउन को मानो सर्वोपरि, ब्रिटिश क्राउन है सर्वे सर्वा, और तुम्हारे को परमिशन देके भेजा गया है हमारे हुकूमत को माने रखना। ब्रिटिश क्राउन जो लंदन में बैठता है उसके ऊपर, उसको मत भूलना, ये बोला गया। अब 1833, ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पहली बार बोला गया कि आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टर्न्ड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के पूरे, अब इंडिया के पहली बार टाइटल इनका पूरा बना कि हाँ ये हम बड़े आदमी हैं और हम पूरे देश के सबसे बड़े राजा हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार क्रिएट होती दिख रही है, एक इंडिया की सरकार, एक इंडिया उस समय जो भी सब कॉन्टिनेंट है, जैसा भी है, NWFP है, वहाँ पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी, इतना बड़ा जो अपना महाद्वीप, अपना सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप, तो इस पूरे में एक पहली बार एक सरकार, फॉर्मल सरकार दिखनी शुरू हुई है। और इस सरकार के सर्वे सर्वा सबसे पहली बार बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो भैया, आप हिस्ट्री में बहुत सारे राजे महाराजे, वाइस रॉय, लॉर्ड, सबका नाम पढ़ोगे, मैं आपसे चाहता हूं कुछ ऐसे वाइस रॉयज, कुछ ऐसे गवर्नर जनरल्स का नाम याद रख लेना, क्योंकि भैया ये एग्जाम में कहीं भी आ जाएंगे। और ये हिस्ट्री में नहीं भैया, मैं पॉलिटी में कहूंगा, ये पॉलिटी में आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अभी आगे भी आएंगे और, ठीक है, याद रखना। 5-6 नाम तो हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे यहां पॉलिटी में। फिर बोला गया GGI, यही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनके पास पूरी पावर होगी, सिविल और मिलिट्री पावर्स, पूरी। अब ये हीरो आदमी है पूरे देश के सबसे बड़े आदमी है। कल कोई सुबह उठे और कह दें कि साहब एक रुमाल है 10,000 रुपए का, तो माना जाएगा कि हाँ होगा भैया, ठीक है, देश का सबसे बड़ा आदमी कह रहा है तो होगा ही होगा, और यही चीज फॉलो होनी शुरू हो जाएगी। कल कोई सुबह उठ के कह दें चोरी करना अपराध नहीं है, तो हाँ ठीक है, वो अपराध नहीं होगा। ये तब इनकी हैसियत है, तब ये इतनी बड़ी हैसियत हो जाएगी इनकी। अब गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं रही। ये दोनों जो अपने बॉम्बे मद्रास में रह के अपने छोटे छोटे कानून बना रहे थे, अपने लोकल लेवल पे, अपने लोकल प्रेसिडेंसी लेवल पे, उनको बोला गया कि अब से नहीं, जो कानून बनेंगे वो ये साहब बनाएंगे, ये बड़े साहब बनाएंगे, ठीक है, इनको ही बनाने दो, ये सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े प्रांत के
टैक्स वाले प्रांत के ये गवर्नर हैं, तो ये सबसे बड़े माने जाएंगे अब से। अब इस एक्ट से पहले जितने भी लॉज बने थे वो बोले जाएंगे रेगुलेशंस, ठीक है। और इस लॉ के बाद जितने कानून बनेंगे वो बोले जाएंगे एक्ट, प्रॉपर एक्ट। नॉमेनक्लेचर है, बस नाम में क्या रखा है वैसी वाली बात है, ठीक है। एंटायर लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर इंडिया वॉज गिवन टू जीजीआई। एंटायर लेजिस्लेटिव पावर, पूरी कानून बनाने की ताकत। मैंने अभी आपको बोला कि सुबह उठ के बोल दें कि साइकिल पे 200% टैक्स, तो साइकिल पे 200% टैक्स लग जाएगा, ऐसा ही होता था, ठीक है। ये हो रहा था, और ऐसा तो नहीं पर इसी मिलता जुलता ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हो, क्योंकि इंडिया उस समय बहुत ही बदहाल पोजीशन में था और बहुत ज़्यादा बोझ से दबा हुआ था, स्लेवरी से झुका हुआ था। तो एआईसी जो कंपनी है अपनी, अभी तक जो कंपनी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, इतनी लूटपाट में, तब इस कंपनी को बोल दिया गया कि अब से आप खाली बस करो प्रशासनिक काम, ठीक है। आप खाली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल निभाओ। आपने जो ट्रेड तो करना था वो कर लिया आपने इतने 200 सालों में, 200 सालों में, ठीक है। अब बाकी कंपनियां ट्रेड कर लेंगी, आप खाली बस अपने प्रशासन संभालो, एंड इट इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल ऑफ इट्स कॉमर्शियल एक्टिविटीज। कोई भी आपका व्यापारिक काम छोड़ दो, हो गया। अब आपके पास इंडिया पूरा पड़ा ही हुआ है, इसको ही संभाल लो। क्यों अब तुम लग रहे हो दालचीनी में और चावल आटे में, छोड़ दो इन सबको चीजों को, ठीक है। ये बोला गया इनको। साथ ही सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज, ये बोल दिया गया, क्योंकि भैया देख रहे हो 225 साल इंडियंस अब वेस्टर्न एजुकेशन से ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है। और इंडियंस अब क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ भी देख रहे हैं। इंडियंस अब ये समझ पा रहे हैं कि भैया ये तो अफसर जो लोग हैं यही पैसे वाले हैं देश में, खाली ना राजे महाराजे ना कोई कुछ, जो इनके पास दबदबा है वो किसी और के पास है ही नहीं। और ये दबदबा कैसे आया? क्योंकि जो सिविल सर्विसेज थी, ICS, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज कह लो, इंपीरियल सिविल सर्विसेज कह लो, ये बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं लुक्रेटिव थी, लुक्रेटिव। अब ये बहुत ही ज्यादा मलाईदार पोस्टिंग्स थी। तो क्या होता था, कई सारे जो ब्रिटिश अफसर होते थे पैसे वाले हो जाते थे, और कई ब्रिटिश जो लोग जो ब्रिटेन में रहते थे, बड़े बड़े लॉर्ड्स, वो अपने बेटे बेटियों को ICS में लगवाना चाहते थे कि एक बार इंडिया जाओ, इंडिया में जाके लॉर्ड बन के आओ, इंडिया में जाके कलेक्टर बन के आओ, अब पैसा कमाओ कंपनी के साथ बैंकर को, ऐसी तैसी कर दो देश की। अब वहाँ बहुत पैसा है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपोजर मिलेगा, बहुत तुम्हें समझने को मिलेगा कैसे रूल किया जाता है, कैसे कलेक्टर बना जाता है, कैसे संभाला जाता है सिटी को, डिस्ट्रिक्ट को, जिले को, स्टेट को। तो अच्छा, ये बात होने लग गई। तो वो पोजीशन जो होती थी वो सारी ब्रिटेन अंग्रेजों के लिए रिजर्व रहती थी, ठीक है। इंडियंस उसमें नहीं आ सकते थे। अब इस चार्टर एक्ट में बोला गया, ओ भैया कब तक नहीं चल पाएगा, 200 साल से कर रहे हो ये काम तुम, अब तो इंडियंस को आने दो, समझ गए हैं, वो समझदार हो गए हैं, वो नहीं चुप होंगे, वो नहीं मानेंगे कि अच्छा क्या करें कि ओपन कंपटीशन कर दो। ओपन कंपटीशन, इंडियंस भी लिखेंगे एग्जाम और ब्रिटेन के लोग भी लिखेंगे एग्जाम, सब लोग लिखेंगे एग्जाम, जो सक्सेसफुल होगा उसको बनाओ, मेरिट पे लाओ और ऐसे करो। तो ये निगेट करती थी, ये इशू को अपोजिशन करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो लंदन बैठते थे, जिनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठता था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे भाई ये नहीं होने देंगे, नहीं, हम कंपनी के अधिकारी हैं, हमने कंपनी को अपने हाथों से बनाया है, हम नहीं जाने देंगे ऐसे इतनी अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स, ICS, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे बेटे बेटियों के लिए है, हम सारे ब्रिटेन के लोगों के लिए है, इसमें मत लाओ ओपन कंपटीशन, इसमें मत लाओ इंडियंस को, वो होशियार हैं, वो जीत जाएंगे, आ जाएंगे, वो समझदार हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे कैसे चल रही कहानी। तो वो मना करते थे कि इसमें नहीं आओगे आप, इसमें इंडियंस का आना मना है। तो एक्ट में तो भले ही रहा ये, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने आने नहीं दिया इस चीज को, ओपन कंपटीशन होने नहीं दिया। ये हुआ था 33 में। फिर इसके बाद आएगा हमारा 53, ये है लास्ट चार्टर एक्ट, क्योंकि 1853 आ चुका है। अब इंडियंस में बवाल शुरू होने वाला है, ठीक है। इंडियंस अंदर अब पूरे बुलबुले उनके अंदर से दहकते हुए लावा के निकलने वाले हैं। और वो 3-4 साल बाद आपको पता ही है 57 क्या होता है, तो वो होता है, ठीक है। ये बोला गया। अब बोला गया कि भैया जो ओपन कंपटीशन जो तुम पहले मना कर रहे थे, जो तुम कह रहे थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं करेंगे, नहीं जाने देंगे, अब हम उसको रोक नहीं पाएंगे, उसको जाने दो। 20 साल और तुमने अपनी जिद से अपने रोक लिए ना, अब नहीं हो पाएगा भैया। देयरफॉर कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज वर थ्रोन ओपन टू इंडियंस। कॉवेनेंट और नॉन कॉवेनेंट वर्ड होता है, आगे देख लो क्या होता है। पर भैया अब सिविल सर्विसेज में इंडियंस को बैठने दो,
नहीं तो तुम संभाल नहीं पाओगे अपने ही, तुम्हारी जितनी जो तुमने अपनी ये टेरिटरी बना रखी है। भाई कॉवेनेंट क्या होंगी? हायर सर्विस क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून से बनती है, जैसे आपकी ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सारी बनती है कानून से, ठीक है। अनकॉवेनेंटेड, नॉन कॉवेनेंटेड ये सर्विस होती है लोअर सर्विस क्रिएटेड अदरवाइज, जो वैसे बनाई जाती है, क्लर्क, चपरासी या नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये सारी सर्विसेज को बोला जाता है नॉन कॉवेनेंट, कि ये छोटी हैं। जो कॉवेनेंट सर्विसेज हैं, जो हायर सर्विसेज हैं, अब इसमें भैया इंडियंस को बैठने दो, वरना घुटने टिका देंगे और तुम नहीं मान पाओगे। अब इंडियंस के लिए ये एग्जाम थ्रोन ओपन हो गया कि अब आप इंडियन एग्जाम लिख सकते हैं। आपको बताना है मुझे फर्स्ट इंडियन टू क्लियर सिविल सर्विसेज, फर्स्ट इंडियन टू क्लियर। और मुझे उम्मीद है कि यह नाम आपको पता होना चाहिए भैया, आपके आदर्श होने चाहिए, मेरे आदर्श हैं। ये बहुत बड़े आदमी थे जिन्होंने पहला इंडियन सिविल सर्विसेज निकाला था एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू क्लियर जो कौन थे उनका मुझे जरा नाम बताना, जरा पता हो तो किसी को, ठीक है। तो अब जब ये कर दिया गया, इतनी लंबी चौड़ी बहस हो गई, इसके बाद बनी एक मैकाउले कमेटी। ये मैकाउले साहब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मैकाउले साहब बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्राणी थे, बहुत ज्यादा तेज आदमी थे, बहुत अच्छे लॉयर थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे, लॉ के ज्ञाता थे। तो इनके नाम पे कमेटी बनाई गई, मैकाउले कमेटी, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड इन 1854। के पढ़ो समझो कैसे बनाए इनके लिए, कैसे एग्जाम करवाओगे इंडियंस के लिए, ये बोला गया, ठीक है। ये हुआ। फिर गवर्नर जनरल्स काउंसिल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर सेपरेटेड, ठीक है। तुम बहुत काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तुम कानून बना भी रहे हो, तुम कानून का पालन भी करवा रहे हो, तो इतना सारा काम कर रहे हो, इसको कैसे कर पा रहे हो यार? हमें भी समझाओ, कैसे इतना बड़ा तुम देश संभाल कैसे पा रहे हो? 1+4 खाली, तुम 5 लोग मिलके, हो पा रहा है तुमसे? तो ये बोला गया कि नहीं, तुम्हारे काम अलग अलग है। अभी अलग अलग समझेंगे कैसे कर रहे हैं। तो ये होता है। अभी कैसे होगा? ये पहले बनेगा 6 पहले लोग अलग से लाओ, और जो 1+4 है ये बॉडी, इसमें जोड़ो 6 और, ये बोला गया, ठीक है। अब ये बनेगा, इसको बोलेंगे हम एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये नाम है, ठीक है। लोकल रिप्रेजेंटेशन लाओ इसमें, लोकल लोगों को जोड़ो इसमें, ये बात बोली गई। जो पहले आप 1+4 थे खाली अकेले, उसमें जोड़ो 6 लोग और उसको बोलो लेजिस्लेशन इज ट्रीटेड एज सेपरेट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जब 6 लोगों के साथ बैठ के काम कर रहे हो तब आप कानून बना रहे हो, जब ये 4 लोग आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल बैठा हुआ है वो आपके कानून का पालन करवा रहा है, ऐसे अलग अलग काम होंगे। 6 मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स आर एडेड टू द काउंसिल। ये 6 लोग आएंगे। अब इन 6 लोगों के साथ बैठ के आपको कानून बनाना है, यानी ये उस समय के हमारे मान लो एमपीज 6 और हमारे मिनिस्टर्स, बहुत ही रफ टर्म में समझा रहा हूं, ये एक्चुअल नहीं है, मिनिस्टर्स हमारे 4, ऐसा मान लो इसको, ठीक है। बहुत ही रफ फॉर्म में समझा रहा हूं। ये हमारा पार्लियामेंट हो गया और ये हमारे मिनिस्टर हो गए उसमें से, ठीक है, ऐसे है। अब इसके बाद बोला गया ये जो 6 हैं, अगर आपने इंडियंस को अपने साथ नहीं जोड़ा तो आप पाए जाओगे कहां? इंडिया के बाहर। कैसे करोगे? अब इंडिया में जुड़े रहना है, इंडिया को लूटे रहना है, तो इसके लिए जरूरी है इंडियन से दोस्ती करो। जो तुम इतना कटे कटे रहते हो, इंडियंस को अपने से जोड़ते नहीं हो, अपने से अलग रखते हो, तब भैया एक काम शुरू करो, इंडियंस को बुलाओ अपने साथ। इंडियन समझदार है, वो समझ जाएंगे। तब आप एक काम करो, 6 में से आप जो 4 होंगे, 4 आउट ऑफ 6 गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड बाय लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है। बहुत सही आंसर। 4 आपको चाहिए इंडियन, ठीक है, 2 यूरोप से ले आना, 4 आपको चाहिए इंडियन इस 6 में। तो इसमें से आप चारों, इतनी बड़ी आपके पास प्रेसिडेंसी है, कोई तो आपका दोस्त होगा, उसमें उसको आप उठा लो, उसको बोलो कि तुम आ जाओ, चलो आओ हमारे साथ आओ, और बाद में इंडियंस को आके बताना कि देखो हम इंडियंस को साथ में रखते हैं अपने, कि अच्छा स्मार्ट तो हो। ये बोला गया इनके लिए कि आपको ये भी करना है। फिर भैया उसके बाद सन 57 कुछ ऐसा धमाका हुआ कि सब कुछ ही हिल गया, ठीक है। आपको पता है सिपाही म्यूटिनी हुई, मंगल पांडे जी की शहादत, लक्ष्मीबाई जी की शहादत, तो ऐसे कई जगह पे विद्रोह हुआ। बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको उठा के, बेचारे बूढ़े राजा को उठा के दिल्ली में बिठा दिया। अब दिल्ली में बिठा दिया, अब वो बेचारे बूढ़ा राजा जो अंग्रेजों की पेंशन पे जी रहा था, उस राजा को उठा के शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया दिल्ली में लाके।
अब एक अलग सी सरकार चलनी शुरू हुई, उस राजा का दरबार चल रहा है, उसको बोल दिया कि आज से आप राजा हो, आपके नाम का सिक्का शुरू। अंग्रेज जागे, उन्होंने कहा अरे ये क्या हो रहा है भाई, हम तो इधर बेवकूफ हैं। तो इंडियन सारे आए, ह्यू रोज, हेक्टर मुनरो, इन लोगों ने आके जो कुचला इस आंदोलन को, और सब लोगों को, जितने हमारे उस समय जो क्रांतिकारी थे उन सबको पकड़ पकड़ के जेल किया, कहीं को तोप से उड़ा दिया, फांसी पे लटका दिया, सब कुछ किया। और बहादुर शाह जफर सेकंड को उठा के बर्मा भेज दिया, म्यांमार, कि अब जाओ वहां, चलो गए यहां से, इंडिया में देखना मत, क्योंकि हो सकता है लोग तुम्हें देख के वापस उनके अंदर भावनाएं जाग जाएं। नहीं, अब इंडिया से हटो यहां से और सीधे बाहर चले गए यहां से। वो जाके बहादुर शाह जफर सेकंड म्यांमार में जाके उनकी डेथ हुई, वहीं जाके वो प्रिजन में रह के पड़े रहे, मर गए। और उनके मुगल जो उनके बच्चे भी थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया था कि अब से कोई मुगल डायनेस्टी नहीं है यहाँ पे इंडिया में। अब इंडिया में कोई मुगल डायनेस्टी नहीं, कोई मुगल रूल नहीं, अब जो है खाली इंग्लिश राज रहेगा। अब ये 57 में गदर हो गई। 57 की गदर के बाद 58 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1858, ये एक्ट आ गया। अब इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने बोला कि हम वो सारी चीजों को सॉल्व करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपने इतना आंदोलन किया था, किन्होंने, इंडियंस ने। तो हम एक एक्ट ला रहे हैं, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। अब से हमारी सरकार अच्छी हो जाएगी। कैसे अच्छी होगी, अच्छे से लूटेगी, ये बोला गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल चेंज हो गया, उनको बोला गया कि अब से आप वाइस रॉय, वाइस रॉय, सेकेंड टू द रॉयल्टी, वाइस टू द रॉयल्टी, आप क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो। जो क्राउन, जो हिज हाइनेस, हिज मैजेस्टी, क्वीन, किंग जो भी हैं, उनके डायरेक्ट आप रूल, उनके आप डायरेक्ट सेकंड, आप यहां पे हो इंडिया में। तो लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तीसरा वाइस रॉय, तीसरा गवर्नर जनरल आपके सामने आ चुका है। मुझे पहले दो के नाम चाहिए अभी, जो अगर आपको याद रह गए हो तो आंसर लिखो जरा, ठीक है। इस एक्ट ने अबॉलिश कर दिया पूरा एआईसी, कंपनी खत्म, चलो बोल दिया, गए यहां से, चलो सब सामान छोड़ के यहीं से सीधे गए, यहां से बाहर गए यहां से। और इनको बोला कि बाहर जाओ, अपना बोर्ड बैनर सब हटा के लेके जाओ और गाड़ी छोड़ के जाओ, गाड़ी पेट्रोल सब चीजें छोड़ के जाओ, हम अब देख लेंगे, रूल कर लेंगे। अब डायरेक्ट सरकार खुद आ रही है यहाँ पे। अभी तक कंपनी को सरकार बना के बैठाया हुआ था, कंपनी बोला तुम बाहर चलो, हटो यहाँ से, कोई 1+4+6 सब हट गए बाहर, सब कुछ नहीं चाहिए अब खाली वाइस रॉय बैठेगा, वाइस रॉय की अपनी काउंसिल बैठेगी, वाइस रॉय की अपनी सब पूरी उनकी सेवा होगी, सब कुछ होगी। ये कैसे होगा? ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। कंपनी के पास अब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कंपनी के पास अब कोई टेरिटरी नहीं है, कंपनी के पास कोई रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, कंपनी अब बाहर हो गई, चलो गए यहां से। अब सारी चीजें ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश सरकार की संपत्ति खुद हो गई, ब्रिटिश सरकार खुद एडमिनिस्टर कर लेगी। अब हमें देखना, हम देख लेंगे, तुम हटो यहां से, चलो। एक नया ऑफिस बनाया गया, कहां पे? लंदन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक मंत्री फॉर इंडिया। जैसे मान लो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो ऐसे मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो लंदन में बैठ रहे हैं, लंदन की पार्लियामेंट में बैठते हैं, ब्रिटिश पीएम की कैबिनेट के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये तय करेंगे, मैं ये जो मंत्री जी हैं जो लंदन में बैठे रहेंगे, जो डायरेक्ट इन प्राणी से जो जोड़े रखेंगे सारे संबंध कि कैसे चल रहा है इंडिया में, बताओ मुझे, काम बताओ, क्योंकि मुझे रिपोर्ट देनी है कैबिनेट में। ये वो एक मंत्री यहां पे बन गए हैं। इनके साथ 15 लोगों की टीम बनेगी, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट हिम। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज इट्स चेयरमैन, जैसे मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर के साथ उसके सेक्रेटरीज होते हैं, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सारे जो आप लोग बनोगे। और अगर आप में से कोई बहुत अगर यंग ऑफिसर है तो हो सकता है वो कैबिनेट सचिव तक पहुंच पाए, अदरवाइज तो अगर कोई सीनियर की एज पे पहुंचेगा तो वो JS1 JS2 अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे जाके रिटायर हो सकता है। एनीवे, ये तो आगे की बात है। डबल गवर्नमेंट ऑफ BOC एंड COD अबॉलिश्ड। जितना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जितने सब नाम इतने बड़े चौड़े बने थे, हाँ चलो सब बाहर, चलो इसको बोल दिया गया, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे एक मंत्री जी होंगे, मंत्री जी का अपना पूरा काफिला होगा, सब कुछ होगा, और मंत्री जी के साथ ये मिलकर काम करेंगे। हमारे लॉर्ड कैनिंग साहब जो सबसे पहले वाइस रॉय हैं, ये बोला गया। ये जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, वही सेम गवर्नर जनरल इन काउंसिल, किंग इन काउंसिल, ये जब एक अपने इस काउंसिल के साथ बैठ के बात कर रहे होंगे, SOS इन काउंसिल, मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप समझ जाना, SOS इन काउंसिल, ये होगा एक बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ये अपने आप में एक प्रॉपर चेयर है, ये अपने आप में एक ऑफिस है,
ये अपने आप में एक फुली फंक्शनल एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, बॉडी कॉर्पोरेट। ये मतलब 15+1 16 लोग मिलकर जब काम कर रहे हैं तो बड़ा बहुत ऊंची ऊंची बात है ये, ठीक है। अब 1861 3 ही साल हुए हैं, फिर आ गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट, क्योंकि इंडियन समझ गए थे कि भैया अब तो एक ही काम है यहाँ पे, इनसे आज़ादी, किसी तरह इनसे हटो यहाँ से, इनका राजपाट खत्म कराओ अंग्रेजों का, नहीं तो अंग्रेज अब परेशान करेंगे हमको। तो 1861 में जब हम लड़ाई कर चुके थे, इनसे बहुत ज़्यादा बहस कर चुके थे, तब इन्होंने कहा रुको 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 रुको, हम ला रहे हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट लेके आएंगे, ठीक है। काउंसिल्स एक्ट में क्या होगा, जब 57 की रिवोल्ट को बाद में समझा गया, और तो समझा गया कि इंक्लूड करो इंडियंस को इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इतना शुरू करो पहले, यहां से सबसे टॉप से शुरू करो, जहां वाइसरॉय की जो ऊपर की बॉडी है, जो पोजीशन है, उसको भैया पहले उसको संभालो, वहां पे रखो, 2-3 इंडियंस को लाओ और प्यार से उनको सहलाओ, अच्छे से बात करो उनसे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन मतलब प्रतिनिधित्व करवाओ इंडियंस का, एसोसिएटेड इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसेस में हम आ गए। इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू वाइसरॉयज एक्सटेंडेड काउंसिल, आपको याद है 1+4+6 ये सब ऐसी चीजें। तो उसमें जो इंडियन जो बैठेंगे वो बैठेंगे नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में, बस खाली बैठ के हाथ पीछे करके ऐसे देख रहे हैं कि कैसे काम चल रहा है, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ वोट नहीं दे सकते, हम कोई अपनी बात नहीं पूछ सकते, हम कोई डिबेट नहीं कर सकते, हम बैठ के देख रहे हैं कि अच्छा 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 ऐसे करते हो आप काम, अच्छा ठीक है, बहुत खराब है, बस हम ये हो सकता था। 3 इंडियंस वर नॉमिनेटेड, 3 इंडियन नॉमिनेट हुए पहली बार इसी एक्ट के तहत। इन्होंने वाइसरॉय ने बोला कि साहब एक काम कर रहा हूं, मुझे 3 नाम पता है, बड़े अच्छे लोग हैं। कौन है? मेरे दोस्त ने। अच्छा ये और भी ठीक है, कौन कौन लोग हैं? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये आपकी बुक में लिखा है, आपको नाम याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब वाइसरॉय है जो देश का राजा है, इंडिया का राजा है, अब उसके दोस्त कौन होंगे? जो प्रदेशों के राजा होंगे, जो बाकी स्टेट के राजा होंगे। पीएम का दोस्त सीएम ही तो होगा। अब पीएम का दोस्त मैं तो नहीं हो सकता, तो ऐसे ही होता है, बड़े आदमी का दोस्त बड़े आदमी होते हैं। राजा साहब ये उनके दोस्त थे वाइसरॉय के साहब के। महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला उस समय पंजाब कोई स्टेट था ही नहीं, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, पेप्सू इसे बोलते थे। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा मैं क्या क्या था ये पेप्सू। तो महाराजा ऑफ पटियाला इनके दोस्त थे। इन्होंने कहा कि हमको लाओ अपने काउंसिल में, हम देखेंगे तुम क्या कानून बना रहे हो। क्या हाँ आ जाओ देख लेना कैसे बनता है। तो इनको बुला लिया नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, एनडब्ल्यूएफपी एंड पंजाब आर एस्टैब्लिश्ड। ये क्या है? ये क्या चीज है? नई लेजिस्लेटिव काउंसिल, नई विधान परिषदें, विधानसभा है नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, विधान परिषदें क्या करेंगी? जो जैसे हमने आपको अभी बताया वाइसरॉय का एक्सटेंडेड काउंसिल है ऊपर है, ठीक है, जो देश के लिए कानून बना रहा है। ऐसे ही कुछ कुछ प्रांत थे जो बड़े होते जा रहे थे, जो ज्यादा तिलमिला रहे थे, जो ज्यादा उपद्रवी थे। तो बोला गया एक काम करो, तुम अपने यहाँ थोड़ा अपने आप को एडमिनिस्ट्रेट करो, अपने यहाँ कुछ कुछ बनाओ अपने यहाँ। कैसे बनाओगे? कि बंगाल में आप बनाओ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ एक गवर्नर जनरल है जो बंगाल का होगा, उसके साथ रखो कुछ और लोग, 4-5 लोग, 10 लोग, 20 लोग। फिर ऐसे ही एनडब्ल्यूएफपी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट, आई होप ये आपको तो पता होगा कौन सी जगह की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब बाउंड्री वाला, आगे वाला, फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये कुल मिला के पाकिस्तान के ऊपर का एरिया है, जो अफगानिस्तान, कंदहार, काबुल का एरिया जो था, एनडब्ल्यूएफपी। तो ये वहां का एरिया था एनडब्ल्यूएफपी। उसके बाद पंजाब खुद, इन एरियाज को दिए गए अपने अपने विधान परिषदें, ठीक है। ये दे दिया गया कि अपने अपने हिसाब से बनाओ, कानून बनाओ। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वर रिस्टोर्ड। आपको पहले बताया था मैंने कि सारी पावर को पिरोना चाह रहे थे एक आदमी में, एक सेंट्रलाइज यूनियन में, एक जगह पे। अब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो गलती हो रही थी, ये तो मिस्टेक थी हमारी, ऐसे मत करो। इनको सबको कानून बनाने की ताकत दो अपनी अपनी। जितने ये बॉम्बे, मद्रास, जितनी हमारी प्रेसिडेंसी बन रही हैं, जो इंडिया है हमारा ऐसा, तो भैया एक काम करो, ये जो बॉम्बे है, ये जो मद्रास है, ये जो यहाँ पे एनडब्ल्यूएफपी है, यहाँ अपना बंगाल है, यहाँ पंजाब है या दिल्ली है, सब जितना एरिया है जो इंग्लिश है, तो भैया इन सबको दो अपना अपना पावर बनाने का तरीका, अपना कानून बनाने की पावर दो इनको, कि जाओ बना लो भैया कानून, ये गलत हो रहा था हमसे, ये मिस्टेक थी, भारी मिस्टेक हो गया सर, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया इन्होंने थ्रू गिविंग बैक द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द मद्रास एंड बॉम्बे गवर्नर्स। ये बोला गया कि आप अपना कानून बना लो, चुपचाप बना सकते हो। फिर 1892, 20 साल और हो गए, सॉरी 30 साल और हो गए। तो
1892 में आ गया दूसरा इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब इंडियंस हमारे उग्र हो रहे थे, समझदार हो रहे थे कि चीटिंग हो रही है हमारे साथ, हमको सॉल्व कराओ, नहीं तो हम अब ये करते हैं आंदोलन। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या करें कि बाहर जाओ वैसे, हमें आज़ाद रहने दो। उन्होंने कहा ये तो नहीं होगा। कि अच्छा क्या हो सकता है? तो इन्होंने कहा ऐसा होगा कि हम बनाएंगे एडेड एडिशनल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये क्या भला हुई? अब जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे हो गए प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, NWFP, पंजाब, दिल्ली, अवध, सारे जितने है ना, तो ये सारे हैं अपने अपने प्रोविंस, प्रांत, स्टेट, कुछ भी कह लो इनको। ठीक है, तो इनमें भी अपने अपनी अपनी विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहां जो कानून बनाती है अपने अपने स्टेट के लिए। और ऐसे ही बैठती है सबसे बड़ी पावर जो दिल्ली में है, कोलकाता में, जो पूरे देश के लिए बना रही है, इंडियन सेंट्रल, साथ ही प्रोविंसेस की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमने देखा कि ये कर रहे हैं प्रोविंशियल और सेंट्रल में एडेड एडिशनल मेंबर्स, जो कौन होंगे? जो होंगे नॉन ऑफिशियल्स। बस अभी ये याद रखना, ये नॉन ऑफिशियल हैं, अभी भी इनके पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, तोप नहीं है इनके पास। बैठ के देखो और लोगों को बुला के क्या तुम भी देखो कैसे काम होता है। तो नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ये शुरू हो गया। सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन शुरू हुआ इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसरॉय, इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाय गवर्नर्स। जाहिर बात है, जो देश का काउंसिल है सबसे बड़ा वाला, उसमें जिसके प्रेसिडेंट है वाइसरॉय, तो वाइसरॉय साहब ये करेंगे नॉमिनेट सेंट्रल में, और गवर्नर्स जो बाकी जगह पर हैं, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस में गवर्नर थे, जैसे MP में एक इनके बहुत सारे गवर्नर्स थे। ठीक है, NWFP का गवर्नर था अपना, बंगाल का अपना था, बॉम्बे का अपना था, मद्रास का अपना था, पेप्सू स्टेट्स का अपना था। तो इन सारी जगहों के गवर्नर्स अपने अपने काउंसिल्स में अपने करेंगे नॉमिनेट, नामांकन करेंगे। कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा इनको पावर नहीं मिल रही है। अब सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860। पहली बार हमारे यहां बजट का प्रावधान शुरू हुआ। एक्सटेंडेड द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। ये क्या आफत है? मतलब पहली बार जो ये काउंसिल बने थे, जो 1+4+6 जो जितने सारे जो MP आके बैठ रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, तो पहले ये इंडिया के लिए जो बजट निर्धारित होता था कि इंडिया में कोई अगर रेलवे लाइन बिछानी है, तो इंडिया में कोई अगर नई कोई कैनाल इरिगेशन करवाना है, तो इंडिया में कोई नई फसल के लिए पैसा चाहिए, तो इन सारी चीजों पे जो बजट पेश होता था, वो बजट पेश होता था ब्रिटेन में, लंदन में, ब्रिटेन पार्लियामेंट में, जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पेश करते थे वहां की पार्लियामेंट में, कि मैं मिनिस्टर फॉर इंडिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हूं, मैं अपने डिपार्टमेंट, अपने मिनिस्टर, अपने इस कॉलोनी के लिए मैं ये बजट पेश कर रहा हूं। ठीक है, तो इस बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछने की जिम्मेदारी, इस बजट के ऊपर डिस्कस करने की पावर दे दी गई है इन काउंसिलों को, फंक्शन रिलेटेड काउंसिल टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। जो कार्यपालिका है, जो वाइसरॉय है, जो वाइसरॉय की अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनसे ये सारे एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ये सब लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साहब थोड़ा सा पैसा तो बढ़ा दो, सरकारी स्कूलों पे पैसा बढ़ा दो, थोड़ा इन चीज़ों पे, इन हेल्थ पे पैसा लगा दो यार, जितना अस्पताल खुलवा दो, कुछ तो करवा दो, ये सब ऐसे नहीं चल पाएगा। तो वो सवाल पूछ सकते थे, पहले सवाल भी नहीं पूछ पाते थे। अब आप देख रहे हो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेटेड हैं कि हम डिस्कशन होता है बजट पे। अभी मार्च अप्रैल का समय था जब पूरे समय बजट पे चर्चा हुई है, कई सारे कट और सेंसर मोशन भी पास हुए, जब जिसकी वजह से बजट के ऊपर से क्वेश्चंस पूछना, समय वेस्ट हुआ और सब कुछ हुआ। आप पढ़ते हो, देखते हो कि ये सब होता है और ये हो रहा है, और ये तब आप बहुत ज्यादा अच्छे रूप से और समझोगे जब आप सर्विसेज में आ जाओगे। मैं आपको एक बात बताऊं, बजट से मुझे कुछ याद आ रहा है, तो एक फैक्ट है, बहुत कड़वा सच है, पर प्लीज इस सच को अपने गले से उतार लो, इस सच को आज जिसे बोलता हूं कि तहे दिल से स्वीकार कर लो। मिडिल क्लास के पास सक्सेसफुल होने का, अपनी क्लास, अपनी कैटेगरी को जंप करने का सबसे इजी तरीका है सिविल सर्विसेज। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, बिकॉज this government or any government from now onwards will be adamant on privatization। आने वाली सरकारें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगी ही देंगी, और प्राइवेट सेक्टर पे कितना टैक्स है आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि
टोयोटा किर्लोस्कर का एक स्टेटमेंट है, हम कोई गाड़ी बेचते हैं बड़ी एसयूवी तो हम उस पर कमाते हैं 40-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, पर सरकार कमाती है 8 लाख रुपए। तो इसका मतलब यह है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर पे टैक्स लगाती जा रही है, लगाती जाएगी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाती जाएगी। गवर्नमेंट कई सारे डिपार्टमेंट से पीछे हटने वाली है, कई सारे एरियाज को छोड़ने वाली है प्राइवेट सेक्टर के हाथों और उनसे कमाएगी टैक्स बैठ के। तो आपके लिए, एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स के लिए यह बहुत इंपेरेटिव है कि आप जितनी जल्दी आ सकते हो सर्विस में आ जाओ। दैट्स बेस्ट फॉर यू। सो दैट वाज इट। ओके, ये जो एक्ट था, दिस मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फाइलिंग अप सम ऑफ द सीट्स, सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स, बट द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड इन द एक्ट। पहली बार चर्चा हो रही है कि नॉन ऑफिशियल्स को ऐड करो, एडिशनल लोगों को बिठाओ यहां पे। इस एक्ट ने पहली बार एक लिमिटेड तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से एक प्रोविजन दिया, प्रावधान दिया फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स ऑफ द काउंसिल्स। ये बोला गया। पर इलेक्शन वर्ड अभी भी यूज नहीं हुआ, अभी भी चुनाव कहीं नहीं हो रहा, चुनाव नहीं हो रहा, नामांकन हो रहा है बस खाली दोस्तों का। वर्ड यूज वाज नॉमिनेशन मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। कई सारी बॉडीज थी, आपके बुक में लिखी हुई हैं, कई तो यूनिवर्सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं। ये इन सारी बॉडीज ने जब जब रिकमेंडेशन दिया कि साहब ये हमारा कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन है, जो भी कॉमर्स कॉर्पोरेशन है, ये भाई रिकमेंड करते हैं हमको, कि अच्छा करते हैं, हाँ करते हैं, आ जाओ चलो। जमींदार बड़े बड़े, इन लोगों के अगर कोई रिकमेंडेशन है तो वो मान लिए, ये सब होते थे। फिर आ रहा है हमारा 1909, दैट इज मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। भैया फिर से और नाम आ गए हैं, ठीक है। मिंटो हमारे थे, लॉर्ड मिंटो थे वाइसरॉय हमारे, ये बैठे हैं इधर गोरे से, और ये जो बैठे हैं उधर ये हैं मॉर्ले मंत्री जी, मंत्री फॉर इंडिया इन लंदन। तो इन्होंने पहली बार बोला गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनाओ, साइज पहले बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? सेंट्रल पे भी और प्रोविंशियल पे भी। 16 से करो 60। प्रोविंशियल लेवल पे सारे प्रोविंसेस का जो साइज था वो यूनिफॉर्म नहीं था, तो बोल दिया गया कि यार अपने अपने हिसाब से बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ पहले, बढ़ा के मानेंगे, नहीं तो नहीं मान पाएंगे। ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी ज्यादा है, ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। सेंट्रल में वाइसरॉय के साथ जो लोग बैठ रहे हैं, तो उसमें जो ऑफिशियल लोग हैं, जो वोट कर सकते हैं, जो काम एक्चुअली करवा सकते हैं, जिनके पास पावर है, वो लोग ज्यादा हैं, और नॉन ऑफिशियल लोग कम रहेंगे। पर प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी, जो काम नहीं करवाएंगे, हल्ला कर पाएंगे, बस हल्ला करना है, करते रहो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ, पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नाउ दिस इज वेयर द डूम ऑफ दिस कम्युनल टेंशन स्टार्ट्स। ओके, यहां से हमारी शुरू हुई है पहली बार ये जो संप्रदायवाद की प्रॉब्लम है देश में, जो हिंदू मुस्लिम, जो कुछ भी तरह की, जो जितने देश को जो बांटने का तरीका है। 1909 आपको याद होगा, 1905 इसके पहले जा चुका है। 1905 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें एक चीज का बंटवारा हुआ था, 1905 में। प्लीज कमेंट करो, मुझे अभी बताओ 1905 में क्या हुआ था और किसने किया था, ठीक है। इसी की तर्ज पे कुछ हुआ था, सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, ठीक है। पहली बार बात हुई कि हाँ, हम संप्रदाय के तौर पे किसी को आरक्षण देंगे, किसी को कम, किसी को ज्यादा, ऐसा कुछ। ड्यू टू दिस लॉर्ड मिंटो इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। ये लॉर्ड मिंटो साहब जो बैठे हैं, इन्होंने देश को डिवाइड एंड रूल करने का सबसे शानदार तरीका ढूंढ लिया, और उनका तरीका जो इतना गजर था, वो आज भी हम देखते हैं उसको कि वो चल रहा है। तो इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। इंडियंस हो गए वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव, और इसमें सब काउंसिलों में हो गए, गवर्नर्स के भी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, आपको पता होगा, फर्स्ट टू ज्वाइन, ही वाज अ लॉ मेंबर। ये पहली बार बने हमारे लॉ मेंबर, जो लॉ के ऊपर बात कर सकते थे, जो कानून, एक्चुअल लॉ के ऊपर बात कर सकते थे, एसपी सिन्हा साहब। और हमारे जुड़ गए वाइसरॉय के इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इन्होंने पहली बार लॉ डिपार्टमेंट लिया, लॉ मंत्रालय लिया, और बहुत बहुत इनका सम्मान है, बहुत ज्यादा स्कॉलर थे, बड़े आदमी थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मॉन्टेग्यू वाज द मंत्री जी, जो ये हैं, और चेम्सफोर्ड इज वाइसरॉय। इनके नाम पे दिल्ली में एक रोड भी है। बहुत अच्छे वाइसरॉय थे ये, बहुत लिबरल थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। सो एनीवे, और
बहुत गांधी जी से बहुत प्रभावित भी थे ये। सो फॉर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1921। पहली बार हमारे यहां एक जिक्र हुआ कि एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल सरकार कैसे बने, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करें, उसका हम आगे यहां पे हमें बात करनी है। तो वो कैसे होगी? सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स सेपरेटेड। पहली बार कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे कानून खाली सेंटर बनाएगा और कुछ ऐसे हैं जिन पे कानून खाली प्रोविंस बनाएंगे, प्रांत बनाएंगे। बट स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। स्ट्रक्चर अभी भी वही है, स्ट्रक्चर हमेशा अभी भी सेंटर हैवी है। सेंटर हैवी, इस वर्ड को याद रखना, ये वर्ड बड़ा अच्छा है, सेंटर हैवी। मतलब सेंटर के पास ज्यादा ताकत है, सेंटर के पास पूरा कंट्रोल रहेगा। अब ट्रांसफर्ड गवर्नर प्लस 8 ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या चीज है? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, तो सेंटर एक सब्जेक्ट्स हैं और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। अब प्रोविंशियल को भी बांट दिया दो में, एक हो गए ट्रांसफर्ड, एक हो गए रिजर्व्ड, ये बोल दिया गया। ये सब क्या हो रहा है? तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर कानून बनाने के लिए जो प्रांतों के गवर्नर्स होंगे, प्रोविंसेस के, सेंटर के नहीं, प्रांतों की बात हो रही है खाली यहां पे, ये दोनों पॉइंट खाली प्रांतों के लिए हैं, प्रोविंसेस के लिए हैं। तो कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो गवर्नर उन पे फैसला लेंगे विद द हेल्प ऑफ 8 ऑफ मिनिस्टर्स। उनके जो काउंसिल के जो और मिनिस्टर्स होंगे, जो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, NWFP, पंजाब, यहां पे जो जितने गवर्नर्स के अपने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या होगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो गवर्नर साहब उस पर फैसला लेंगे बाय द हेल्प ऑफ देयर मिनिस्टर्स। तो हम वो कह रहे हैं कि ये हो गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ये हमने दे दिए, ट्रांसफर कर दिए हैं इंडियंस को कि इस पे आप अपनी राय बता दो, मैं उस पर फैसला दे दूंगा, ले लेना मुझसे सिग्नेचर। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो रिजर्व्ड रहेंगे, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो गवर्नर का अपना कैबिनेट है, छोटी सी अपना उनका कुनबा है, 1+4, ऐसा कुछ भी हो सकता है, हर एक में यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो उसमें गवर्नर प्लस उनका अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें ज्यादातर गोरे ही होंगे ऑफ कोर्स, तो ये लोग मिलकर फैसला ले लेंगे और उन्हें कोई मतलब नहीं है मिनिस्टर से या लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई जवाब देगी, नहीं दे रहे जवाब, जाओ यहां से, चलो कर लिया, हमने कर लिया। वो सब्जेक्ट्स होंगे रिजर्व्ड। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो होंगे वो सारे रिजर्व्ड रहेंगे। जो ट्रांसफर हुए होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स हमेशा हल्के होंगे, छोटे होंगे। कैनाल इरिगेशन करवाना, हाँ ठीक है, मेले झूले लगवाने, हाँ ठीक है, करवा लो, जो तुम्हें लगे सही करवाना तुम बता देना, वो वाले काम। पर जो इंपॉर्टेंट होंगे कि स्टेट का रिश्ता कैसा तय होगा, स्टेट का रोड, सबसे बड़ा हाईवे कैसे बनेगा, तो वो सब हमारे इसमें आएंगे रिजर्व सब्जेक्ट्स में। उसमें हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, हमें करना, साइन कर देंगे हम, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। बाइकैमरलिज्म, दो हाउसेस, जो ब्रिटेन का सिस्टम है, एक्चुअल सिस्टम, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हमने अपने फॉलो किया सेंटर पे भी और स्टेट लेवल पे भी। तो अपर हाउस, लोअर हाउस, यूएस में भी होता है ये, सेनेट और कांग्रेस, तो वो हमने यहां पहली बार होते हुए देखा कि दो हाउसेस बने। कैसे कैसे बने? रिप्लेस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय अपर हाउस, लोअर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आज भी चल रही है, यही से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। 1919 आ चुका है, अब हमारा बस हम पास आ गए आजादी के। अभी हम इनसे मांग रहे हैं पूर्ण स्वराज, ये हमसे कह रहे हैं टॉफी लो, तो हम इनसे मांग रहे हैं डेरी मिल्क सिल्क, ये हमें दे रहे हैं लॉलीपॉप। ये चल रहा था, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। अब पहली बार इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन बहुत इजी इलेक्शन नहीं थे, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं सबके लिए नहीं थे, बहुत सारे उन पे एलिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन थे, कौन वोट डाल पाएगा कौन नहीं डाल पाएगा। पर पहली बार हुआ ये कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोअर हाउस में पहली बार जो मेंबर चुन के आए, वो मेंबर आए चुन के, इंडियंस आए, जिनको इंडियन लोगों ने ही वोट दिया। भले वोट किस किस ने दिया, कैसे कैसे दिया, वो अलग बात है, वो देख लेंगे अभी हम। तो और सुनो, डायरकी इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, आपको बताया मैंने, एक तो ट्रांसफर्ड प्लस रिजर्व्ड, यही है वो चीज कि कुछ पे इनका अपना रूल चलता है, कुछ पे ये सुन लेते हैं दूसरों की, अपने इनकी मिनिस्टर्स की। तो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन, 1923-24 में एक ली कमीशन बना था, तो इन्होंने पहली बार तय किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप इन 1926। पहली बार कि कमीशन बनाओ यार, एक कमीशन जो एग्जाम ले, जो रिकमेंड करे कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट्स, होने वाले कैंडिडेट्स, तो उनको सेलेक्ट करे, उनको चुने, उनका एग्जाम ले, उनको रिकमेंड करे कि हाँ ये सर्विस के योग्य हैं, ऐसे वाले लोग, ठीक है। साथ ही प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, बड़ी बात बोली गई, ये अच्छी बात है
कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के जो प्रोविंशियल बजट होगा वो सेंटर से अलग रहेगा। तुम अपना बजट अपने आप बताओ, हमको तय करो क्या है। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, कई सारे काम जो मंत्री जी कर रहे थे कि इंडिया की डिप्लोमेसी कैसे होगी, इंडिया में कौन कौन सी एम्बेसीज आ सकती हैं, किस और देश की आ सकती हैं, इंडिया का फॉरेन रिलेशंस कैसे होगा। तो हमने पहली बार बनाया गया एक, हमने देखा पहली बार एक बना हाई कमिश्नर, इंडिया का एम्बेसडर जो लंदन में बैठेगा। तो उसने कुछ रोल ले लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, जो मंत्री जी थे वहां के, कि ये रोल, कि ये वाले रोल मैं कर लूंगा, ये वाले रोल आप मुझे दे दो, रिश्ते संभालना, डिप्लोमेसी करना, ये मैं कर लूंगा, देख लूंगा। 3 out of 6 वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स टू बी इंडियंस एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। जाहिर बात है, समझ में आ रहा है कि आर्मी थोड़ी दे देंगे इंडियंस के हाथ में, वरना ये तो इंडियंस तो कल ही हमको भगा देंगे यहां से, इसलिए नहीं। कमांडर इन चीफ को रखा गया अंग्रेजों के पास, और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो 6 का जो काउंसिल था उसमें से 3 होंगे इंडियंस एग्जीक्यूटिव में, मंत्रियों में, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर 6, सबको देना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम नहीं, अब सब और लो। 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, जितने तरह की यहां पे ब्रीड हैं लोगों की, सबको दो, अलग अलग पकड़ा के दो, सब अलग अलग ब्रांड के लोग हैं, अलग अलग सबको दे दो आरक्षण। आरक्षण नहीं है पर प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन है। स्टैट्यूटरी कमीशन टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट आफ्टर 10 ईयर्स, ये बनेगा साइमन कमीशन, अभी आगे अभी पढ़ेंगे हम इसको। तो पहली बार इस एक्ट में बोला गया कि इसी एक्ट की स्टडी भी करनी है आगे चल के, कि भैया इस एक्ट ने कैसा काम किया। तो एक सरकारी कमीशन आएगा, उस सरकारी कमीशन का काम यही होगा, ये पढ़ के बताए कि भैया कैसा चला ये एक्ट, कैसा अच्छा काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, जैसा किया बताए तो सही। तो ये करना था। लिमिटेड फ्रेंचाइज ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन, यही थे वो लोग जिन्होंने वोट डाला था पहली बार इंडियंस ने। कौन लोग? जो कुछ परसेंट उनके पास प्रॉपर्टी है, कुछ वो टैक्स देते हैं एक सर्टेन अमाउंट का, या कम से कम इतने पढ़े लिखे हैं कि नहीं, एजुकेशन है कि नहीं उनके पास, तो उन्हीं लोगों ने वोट दिया। उसमें से मेजॉरिटी चुन के आए इंडियंस जो प्रोविंसेस में। ये हुआ। अब आएगा फिर उसके बाद हमारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट। 27 में बनना था, 10 साल बाद, और ये उसके पहले ही बन गया, मतलब 1929 में बनना था, 2 साल पहले ही बन गया ये, क्योंकि सरकार समझ चुकी थी गांधी जी नाराज हैं और देश में जो जितने एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा हाइपर होने वाले हैं, भैया समझो इनको अब कैसे करना है। तो उधर एक वर्ल्ड वॉर 1 होके खत्म होके चुका है, तो अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, हर तरफ उनको इक्वेशन सेट करनी है अपनी, हर तरफ उन्हें अपने तालमेल बिठाने, लेकिन इंडिया को छोड़ना नहीं है कुल मिला के। तो भैया क्या किया, ये आया साइमन कमीशन इंडिया। क्या था ये? एक 7 लोगों की स्टैट्यूटरी कमीशन था, सरकारी कमीशन था ये। 7 लोग आए थे वहां से, ब्रिटेन से। अब ये 7 लोग आए, तो भैया इन्होंने एक भी इंडियन को अपने साथ रखा नहीं, जोड़ा नहीं। ये आए सातों के सातों बड़े आदमी, टोपी वोपी लगा के, कोट वोट पहन के इंग्लैंड से, और इन्होंने कहा हाँ साहब बताओ कैसे हो रहा तुम्हारे यहाँ काम। तो इंडियंस ने कहा कि हम तुमसे बात क्यों करें, तुम्हारे में कोई है जो हमारी बात रखेगा, जो हमारी बात लिखेगा? तुम तो सुनोगे और लिखोगे अपने मन की, कैसे तो नहीं हो पाएगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट लिख दी 1930 में, यही हुआ। इन्होंने इंडिया की किसी पार्टी ने इनसे बात नहीं करी, कांग्रेस ने नहीं करी, मुस्लिम लीग ने नहीं करी, यूनियनिस्ट पार्टी ने नहीं करी, कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं करी, सब पार्टी ने इनका बॉयकॉट किया कि जाओ यहाँ से, हमें तुमसे बात नहीं करनी। ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, ऑल पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन, हम नहीं बात करेंगे, साइमन गो बैक। यही जब लाला जी की डेथ होती है। रिकमेंडेशंस विद सम चेंजेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो रिकमेंडेशन दिए थे तो काफी कुछ हुआ, व्हाइट पेपर बना था, इनके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सब कुछ हुआ था। तो अभी बताता हूं क्या होता है। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो रिकमेंडेशन कुछ कुछ कंटिन्यू हुए, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी वो शामिल होते हैं। अब रिकमेंडेशन सुनो कि कम्युनल इलेक्टोरेट तो बड़ी अच्छी चीज है, जो आपने संप्रदायवाद फैलाया है ये बहुत बढ़िया चीज है, इसको और फैलाओ और करो, खूब करो, सबको बांट दो। ये इनका रिकमेंडेशन है, ये कमीशन का, जो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ने आया है कि कैसा काम हुआ यहाँ पे। इसका रिकमेंडेशन पहला यही है, ठीक है। इसने बोला डायरकी हटा दो, आप डायरकी हटा दो, जो ड्यूअल रूल आपने बना रखा है इसको आप खत्म करो, ऐसे मत चलाओ। डायरकी माने डबल रोल, डबल डबल रूल, ये ठीक है। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाओ, फेडरेशन यानी संघ, संघ हिंदी में लिख दिया मैंने, समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। फेडरेशन बनाओ ब्रिटिश इंडिया का, जिसमें कई सारे प्रोविंसेस होंगे, कई सारे प्रांत होंगे, कई सारे प्रिंसली स्टेट्स होंगे, जो भी होंगे सबको बनाओ। फिर
अब इतनी सारी रिकमेंडेशन को पढ़ने के लिए, इन पे विचार विमर्श करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने इंडिया के लोगों को बुलाया कि बताओ कौन कौन आप लोग, ये रिकमेंडेशन आए, इन पे कोई डिस्कशन करेगा हमसे। तो इंडियंस, तो गांधी जी तो गए नहीं थे, थर्ड वाले में गए थे। तो उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 3। फिर इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद एक बनाया गया व्हाइट पेपर। बेस्ड ऑन दिस व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड एंड सेंट टू जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, इनको दे दिया गया। मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन सरकार ने बोला देखो साहब, एक कमीशन जो हमने बना के भेजा था हमारे दोस्तों का, अंग्रेजों का, तो इस कमीशन ने जाके आपके इंडिया में रिसर्च करी, पढ़ाई करी। इन्होंने कहा कि हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बनाया था वो इतना अच्छा है कि उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन चाहते हैं। अब आप आ जाओ हमारे यहाँ, हम एक करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम बैठेंगे गोल मेज पे बैठेंगे, सब लोग एक दूसरे से बात करेंगे। इंडियन ने कहा फाड़ में जाओ, नहीं आ रहे हम, ना तुम्हारे इस कमीशन को मानते हैं जिसमें सारे अंग्रेज हैं, ना हम तुम्हारे इस कॉन्फ्रेंस को मान रहे हैं, हम नहीं जा रहे। तो अम्बेडकर जी गए थे और बाकी लोग भी गए थे, ठीक है। गांधी जी ने पहली दूसरी अवॉइड की थी, तीसरी में गए थे। इसके बाद इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो नतीजे आए, जो डिस्कशन हुआ, तो फिर एक बनाया गया व्हाइट पेपर, बड़ा सुंदर सा सफेद कागज, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड, ये बनाया गया और इसको भेज दिया गया पार्लियामेंट की, ब्रिटेन पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास, कि साहब हमारा डिस्कशन इतना लंबा चौड़ा हुआ, उसके बाद अब आप लोग ये इसको पढ़ लो, अब क्या है इसमें देख लो, अब बता दो। और इस कमेटी ने बोला कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, इसको एक नया एक्ट बनाओ और नए एक्ट में इसको शामिल कर दो और जल्दी देख लो, हम इधर जर्मनी से परेशान है, इधर जर्मनी लड़ाई करने वाला है। 1929, 1930 द राइज ऑफ नाजिज्म हो रहा था उधर। तो ब्रिटेन के पास एक प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रिटेन के पास 50 प्रॉब्लम थी, उसमें से हम एक आग में पूरा छौंका लगा रहे थे, बड़ा हम कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा कम्युनल अवार्ड 1932, जो हमारे साहब हैं रामजी मैकडोनल्ड, इन्होंने, ये ब्रिटेन के पीएम थे और इन्होंने सबको फैलवा दिया कि तुम भी आरक्षण लो, तुम भी ये लो, तुम भी अवार्ड लो, सबको संप्रदाय के नाम पे, अपने अपने जातियों के नाम पे, अपने अपने जिसे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबको पकड़ के। तो स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज, इन्होंने कहा कि इंडिया में लोग माइनॉरिटी में कुछ हैं, हमें उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, हम सब इतने अच्छे लोग हैं कि इंडिया में जो मेजॉरिटी हिंदू हैं, हम उनसे लोगों को बचा लेंगे, जो माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम हैं, सिख्स हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, यूरोपियंस हैं, उनका क्या होगा, उनका हम है, उनके लिए हम है। तो कम्युनल्स कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, सबको कि हाँ सबको मिलेगा, एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो एक्सटेंडेड दिस टू डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसको आज हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। तो उसको ये कहते थे ये डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ये लोग परेशान हैं, ये लोग वंचित वर्ग हैं। तो गांधी जी इसके खिलाफ सत्याग्रह में बैठ गए। गांधी जी ने कहा यरवादा जेल में कि मैं मर जाऊंगा, मैं भूख हड़ताल करूंगा, मैं मानूंगा नहीं इस चीज को, मेरा देश ऑलरेडी बटा हुआ है, मेरा देश पूरा बटा हुआ है, इस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर इसके बाद क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी है मेरे लोगों के लिए जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड हैं, जो ऑलरेडी वंचित वर्ग हैं। आप कैसे इंडिया की कल्पना करते हो? ऐसा इंडिया जहां पे मेरे लोगों को गांव में घुसने नहीं देते हैं, आप मेरे लोगों को जहां पानी नहीं मिलता है कुएं से, मैं उस इंडिया में रहना चाहूंगा, उस आजाद इंडिया में मुझे नहीं रहना। और उनकी बातों में दम था। अंबेडकर जी उस स्ट्रगल को जी के आए थे। अंबेडकर जी ने उस स्ट्रगल को अपने आंखों से अपने ऊपर बीतते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने साफ साफ बोला कि मुझे से प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी। और कांग्रेस के दो फाड़ होने वाले थे, कांग्रेस के दो टुकड़े होने वाले थे। फिर उसके बाद कई लोगों ने मनाया कि नहीं साहब मान जाओ, अंबेडकर जी मान जाओ, प्लीज 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 कुछ भी करा लो, गांधी जी जेल में अनशन पे बैठे हुए हैं, ये मर जाएंगे, और ये मर गए तो देश में आग लग जाएगी ना, हमारा स्वराज का प्लान हमारा सब फेल हो जाएगा, हम आजाद भी नहीं हो पाएंगे, किस काम का फिर सारा आंदोलन अगर गांधी जी चले गए तो। फिर ये हुआ। तब उसके बाद एक पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट मेड बिटवीन कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लासेस, बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर जी,
ठीक है, दोनों के बीच में ये पैक्ट हुआ कि भैया पूना पैक्ट होगा, कांग्रेस एक ही है, कांग्रेस साथ में रहेगी, हम टूटेंगे नहीं। अब इसके बाद फैसला ये हुआ कि हिंदूज, सारे हिंदूज एक रहेंगे, एक जॉइंट इलेक्टोरेट होगा। अपने आप में ऐसा नहीं होगा, इलेक्टोरेट माने ये नहीं कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा और सिख सिख को वोट देगा, ईसाई ईसाई को वोट देगा, नहीं, हिंदू सारे एक साथ रहेंगे कम से कम, क्योंकि कम से कम बाकी तो सब अगर बटे हुए हैं, हिंदू तो ऐसा नहीं बटे, SC ST कोई वोट देगा, ST ST कोई वोट देगा, नहीं, हिंदू सारे हिंदू रहेंगे। एंड हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट वाज रिटेन्ड, ये बचाए रखा, एंड सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। इन्होंने कहा आरक्षण ले लो सर प्लीज, पर हिंदूज को एक रखो, हिंदूज में यूनिटी चाहिए, हिंदूज में एकता चाहिए, नहीं तो ये लड़ाई हम अभी हार गए। अगर आपने इलेक्टोरेट की बात कर ली, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन की बात मान ली, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन मान लिया कि ST ST को ही चुनेगा और SC ST को ही चुनेगा, तब हम हार गए उसी दिन, हम आज़ादी नहीं ले पाएंगे। ये बात हुई। अब भैया देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गए आजाद। ठीक है, ये एक्चुअल हमारे इस समय जिक्र शुरू हो चुका है, क्योंकि वहां होने वाला है World War II, और यहां पे हमारे सारे सब चीजें, क्रिप्स मिशन आ रहा है, हमारा इतना सब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, हम लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड अर्विन, सारे लॉर्ड आके अपने सब इक्वेशन बिठा रहे हैं, समीकरण बिठा रहे हैं, पर हम नहीं मानने वाले। हमने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 मनवाया, हमने कहा हमें चाहिए, और इस एक्ट से हमारा ऑलमोस्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, इसी में ही दिख जाता है। इस एक्ट के फीचर बहुत सारे हैं। ठीक है, कैसे कैसे हैं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशंस, फेडरल इज यूनियन, UPSC की शुरुआत। ठीक है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, UPPCS, RAS, MPSC, MPPSC, ये सब सारे। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस, अगर 2 स्टेट चाहें तो मिलके, 2 या 2 से ज्यादा चाहे तो मिलके अपने आप में एक कोई PSC जोड़ सकते हैं, एक कोई PSC बनवा सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन हैविंग प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स, एक पूरा ऑल इंडिया फेडरेशन होगा, ऑल इंडिया का गठबंधन होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस होंगे, प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ये सारे यूनिट्स होंगे और एक पूरे में पिरोए जाएंगे। प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट, सो फेडरेशन नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्योंकि इन्होंने कहा पता नहीं हम पे क्या बीतेगी, हम अगर इंडिया के साथ जुड़ गए तो हम अलग रहेंगे, हम तो अलग जा रहे हैं। फिर पावर हमारी डिवाइड हो गई, कैसे कैसे? फेडरल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन सेम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हमारे संविधान में आज भी, हमारे शेड्यूल में। सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट में आता है डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, बड़ी बड़ी चीजें, ठीक है, जो इंडिया का यूनियन देखता है, पार्लियामेंट देखता है। प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें कई सारे जो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, लैंड आता है, पुलिस आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, ये सारी बातें। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं कि इनको स्टेट्स के हवाले नहीं दे सकते। हर स्टेट अपने मन से कुछ भी कानून बना लेगा, नहीं, इसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी, और स्टेट को फॉलो करना पड़ता है, सेंटर ने जो कानून बना दिया वही। ठीक है, इट इज अ वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट विद 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। यही GOI 1935, आपको पता ही है ऑफ कोर्स। एबॉलिश डायरकी एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आएगी, प्रांतों को आजादी अपने आप से रूल करने की, अपने आप से सारी टैक्स, रेवेन्यू, सारी बातें समझने की, करवाने की, मनवाने की, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, सब कुछ। ठीक है, बाई कैमरलिज्म कहां पे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड द UP। 11 में से 6 को दे दिया बाई कैमरलिज्म, कि हाँ, आप 11 जो प्रोविंस हैं, जो ब्रिटेन के जो अधीन हैं, उनमें से 6 में रहेंगे हमारे बाई कैमरलिज्म, डबल हाउस, दो हाउस, 2 सदन, जैसे आप बोलते हो, लोअर हाउस, अपर हाउस, विधानसभा, विधान परिषद, सब कह लो। और भी देखो, एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, फेडरल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। जो खाली पहले प्रोविंसेस के लेवल पे होता था, ट्रांसफर्ड, रिजर्व्ड, वो अब शुरू हो गया फेडरल लेवल पे भी, फेडरल सब्जेक्ट्स में भी। वहां भी वाइसरॉय कुछ मंत्री के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके साइन करता है, कुछ अपने मन से साइन करता है, जो ट्रांसफर्ड में है और रिजर्व्ड में है। रेसिड्यूरी पावर्स आर विद वाइसरॉय। रेसिड्यूरी पावर मतलब किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर कानून बनाने की पावर जो अभी तक सामने नहीं आया है। मान लो अगर उस समय 1935 में कभी कंप्यूटर की बात हो रही होती, कभी AI की बात हो रही होती, तो उस पर कानून कौन बनाएगा?
वाइस रॉय साहब बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, ये बनेगी 37 में, ठीक है। एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था 1858 में, वहां पे तो कह दिया, बट जाओ, कोई बात, जरूरत नहीं है उसकी। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज 10% ऑफ पॉपुलेशन, जो पहले वोट दिया लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और टैक्स और प्रॉपर्टी, अब वो बढ़ा के कम से कम 10% इंडियंस को तो दे दिया गया कि हाँ आप भी वोट दे सकते हो। 10% भारतीय जितने हैं देश में उस समय, भले ही कितने भी हों, 8 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 15 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, वो सारे के सारे अब उनमें से खाली 10% लोग हैं जो वोट दे पा रहे हैं, ठीक है। कम से कम इतने तो मिले। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड, ये बढ़ गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो संप्रदाय के नाम पे जो रिप्रेजेंटेशन था वो और आगे बढ़ गया, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, एससीज, एसटीज, विमेन एंड लेबरर्स, वर्कर्स, इनको भी दिया गया कि इनका भी माइनॉरिटी में नाम आता है और ये भी शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, हम इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये बोली गई ये बात। ये अच्छी बात थी, ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात थी। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, ब्रिटेन कमजोर हो चुका है और क्लेमेंट एटली आप परेशान होकर बोल चुके हैं, जाओ हम जा रहे हैं, खत्म करो इसको। पर बहुत आसानी से नहीं, अभी आसानी से कुछ इंडियंस कोई काम कर लें तो आसान, फिर काम ही क्या है फिर वो। तो 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी, अगस्त बाद में आता है, क्लेमेंट एटली कहते हैं कि हाँ हम ब्रिटेन से हम ब्रिटेन का रूल खत्म कर देंगे इंडिया में बिफोर 30 जून 1948, अगले साल, 1.5 साल बाद हम इंडिया से जाएंगे। तो उससे पहले तक, मतलब उसके पहले तक चले जाएंगे हम, इसके बाद हमारा रूल नहीं होगा। हमने कहा अरे इतनी जल्दी, अरे इतनी आसानी से कैसे। 3 जून को 1947 को संविधान फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांट बी एप्लीकेबल ऑन पार्ट्स ऑफ कंट्री अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने बोला है कि भैया सुनो मेरी बात, क्यों तुम लड़ाई कर रहे हो। इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने ये ऐलान सुनने के बाद कहा कि अरे 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 हम कहाँ जाएंगे, हम तो मारे जाएंगे, हमें तो पीटे जाएंगे, तो क्या बात है। फिर पार्लियामेंट सुना, क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या है, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा सुनो हमारी बात, संविधान सभा जो भी संविधान बनाएगी, तो जो भी उसको मानना नहीं चाहता है, जो भी पार्ट ऑफ कंट्री, उस पर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और कुछ ये पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये इतना करते रहे बस, इन्होंने और कुछ नहीं बोला कभी भी। मुस्लिम लीग ने, इनकी शुरू से एक ही रट लगी रही, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, बस। अब क्या चाहिए तुम्हें पाकिस्तान में, कि नहीं हमें अलग करो, हम पहले अलग जाएंगे, तो हो जाओ अलग, क्या चाहिए। उसी दिन 3 जून को ही माउंटबेटन ने बोला, अपना एक प्लान लेके आ गए कि अलग जाना है, लो जाओ अलग, चलो अभी जाओ यहां से, हटो। माउंटबेटन प्लान फॉर पार्टीशन, ये हो गया। मुस्लिम लीग ने कहा हाँ अब हम मान गए, तब ठीक है। एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तब मानेंगे हम, पहले हमें आजाद करो। कांग्रेस शुरू से लड़ाई कर रही थी कि मत जाओ अलग, साथ में रह लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। जिन्ना और मुस्लिम लीग पूरी अलग हो चुकी थी कि हम तो अलग जा रहे हैं, हमें नहीं रहना तुम्हारा, हम नहीं रहेंगे साथ में। अच्छा, इतनी लड़ाई कर चुके हो, इतना तुम झगड़ा हो ही चुका है, फिर तुम ऑलरेडी तुम्हारा एक पैर बाहर है, तो जाओ दोनों पैर लेके बाहर जाओ, फिर क्यों ही रह रहे हो यहाँ पे। फिर ब्रिटिश रूल हमारा अंत हो गया है इस एक्ट के तहत। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड, साफ बात है, यही हुआ था इसी दिन, ठीक है। फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स टू जॉइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ये प्लान था इस इंडिपेंडेंस एक्ट में कि भैया प्रिंसली स्टेट जितने भी हैं, अजमेर, आमेर, अलवर, जितने भोपाल, जितने ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनका मन कहाँ है, ये क्या चाह रहे हैं, तुम्हें इंडिया में रहना है कि तो पाकिस्तान में जाना है। और हमारे कुछ ऐसे हीरो थे ना जो बहुत ज्यादा, जिन्हें गर्मी चढ़ी हुई थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, समझ में आई बाद में कि नहीं जाना चाहिए था, गलती कर दी ये फैसला लेके। तो डिसकंटिन्यूड अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशंस बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो मंत्री जी वहां बैठ के अपॉइंटमेंट करते थे, वहां लंदन में बैठ के, मंत्री फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो ये अपॉइंटमेंट जो करते थे सिविल सर्विसेज का, डिसकंटिन्यूड, अब नहीं, आप नहीं करोगे। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी करेगा कब, अब अपने देश में अपने ऑफिसर्स को अपने आप चुनेगा, अपने आप सेलेक्ट करेगा और अपने आप उनका अपॉइंटमेंट देगा, ठीक है, नाइस। गवर्नर एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स।
अब नहीं चलेगी। किसकी? किसी की भी। अब किसी की भी तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, ये बात तय होगी कि आपको जो भी कदम करना है, जो भी कदम उठाना है, जो भी साइन करना है, कुछ भी करना है, ये खाली आप मिनिस्टर से सलाह मशवरा किए बिना कुछ नहीं करोगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा था, गवर्नर अपने इंडिया की फौज भेज दे रहा है वर्ल्ड वॉर 2 में, बिना लोगों से पूछे, इंडियन से पूछे कि क्यों भेजे भाई, किसने तुमसे कहा था भेजने को? कि उन्होंने कहा हाँ हम भेजी थी, हमने भेज दी। ऐसे नहीं होगा। एबॉलिश्ड दैट वाइस रॉय गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन, खत्म, नहीं चाहिए। एबॉलिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो मंत्री जी जो पहले अपॉइंटमेंट करते थे, उन्हीं मंत्री जी को बोला तुम भी हटो यहां से, तुम भी नहीं रहोगे अब। ठीक है। ड्रॉप टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। जो राजा थे, मोनार्क थे, जिनका फुल टाइटल होता है बड़ा लंबा चौड़ा, उसमें आखिरी में होता है एम्परर ऑफ इंडिया, या अगर महारानी है तो एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो भैया उसमें से वो टाइटल हटाओ, तुम इंडिया के एम्प्रेस नहीं हो अब, इंडिया के एम्परर नहीं हो अब कोई। ठीक है, इंडिया में कोई एम्परर नहीं है, इंडिया का खाली एक गवर्नर जनरल होगा, उसके बाद राष्ट्रपति और पीएम होंगे, दैट्स इट। ठीक है। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर August 15, 1947 कैन बी अप्लाइड वाज टू एक्सटेंड टू आइदर ऑफ द न्यू डोमिनियंस। आप ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी एक्ट नया लगा ले अपनी मर्जी से 15 अगस्त 47 के बाद, वो इंडिया पाकिस्तान पे तो अप्लाई नहीं होगा। बस ये बात है, पाकिस्तान में भले ही हो जाए, इंडिया पे तो नहीं होगा, बस ये हो जाए। लॉर्ड माउंटबैटन became the first governor general of new dominion of India and Nehru ji was sworn in by him as the first prime minister of independent India। जाहिर बात है, फैक्ट है हमारा तो। एंड असेंबली ऑफ 1946, हमारी संविधान सभा, ये बनी हमारी पहली पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन, ये बनी हमारी पार्लियामेंट। और इसने इसी संविधान सभा ने हमारा सारा काम किया है, हमारा संविधान बनाया है, हमारा फ्लैग अडॉप्ट किया है, हमारा एम्बलम अडॉप्ट किया है, हमारा रेटिफाई किया है, हमारा जो मेंबरशिप टू द यूएन, टू द कॉमनवेल्थ, सब कुछ। तो ये हमारी पहली पार्लियामेंट बनी जो संविधान सभा थी, खुद 1946 की बनाई हुई। सो ये पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर में आता है आपके। अब भैया ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया, ये मैं आपको बता रहा हूं फिर से, द कंपनी रूल है 73 से 58 तक, और ये सारे 7 एक्ट हैं। ठीक है, 8 है, सॉरी, 4 5 6 7 8। तो इनको याद करने का तरीका एक ही है। 73 को याद करने के लिए आपको याद करना है जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। ठीक है, फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होना था इसमें। दूसरे में क्या बात हुई है, एग्जेम्प्टेड जीजी एंड काउंसिल फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात हुई थी पहली बार। ठीक है, फिर कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट किया गया, सीओडी एंड बीओसी। मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, याद करना है, क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, ऐसे ही टांके खोले जाएंगे लड़कों के, और आपको गलती नहीं करनी है, प्लीज इसको याद रखना है, इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, कमांडर इन चीफ एंड ओवरराइड ऑफ द काउंसिल। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहां से आए थे, कौन से सेनेटर से होके आए थे, कमेंट करो। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स, ये हुई थी, 20 साल हो रहे हैं उसके बाद। फिर ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश कर दी गई, क्रिश्चियन मिशनरी आए, वेस्टर्न एजुकेशन आई उसके बाद। ठीक है, बंगाल गवर्नर जनरल को बोल दिया गया आप इंडिया के पूरे गवर्नर जनरल हो, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। ठीक हो गया। अब ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, लोकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब भी होगा। ये पूरी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं ताकि अच्छा लग जाए। तो इन्हीं अगर पॉइंट्स को आप याद रख लोगे तो भी भैया आपको सारे ये ऑर्डर में याद हो जाएंगे और आप भूलोगे नहीं इसको। फिर 58 का अब हमारा एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट वो क्या करता है, 57 का रिवोल्ट हो चुका होता है, कंपनी गई, गवर्नर जनरल की जगह वाइस रॉय आ गए। ठीक बात है। फिर इसके बाद ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस्ड इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन। वाइस रॉय साहब अपना खुद एक इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस कि मेरा मर्जी है, मैं आज इशू करता हूं, मुझे 6 महीने का मेरा ऑर्डिनेंस का मेरी लाइफ होगी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। एलसी कैन डिस्कस बजट, जो काउंसिल होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, दैट कैन डिस्कस बजट एंड इंक्रीज मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन याद करना है, मिंटो जी। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, बाइकैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ डायरकी, 3 राउंड टेबल्स, ये हुई थी कहां पे, साइमन कमीशन में। ये एक्ट नहीं है दोनों, ये दोनों एक्ट नहीं है, बस ये याद रखना, ये साइमन कमीशन कम्युनल अवार्ड्स कोई एक्ट नहीं है, एक्ट उसके नीचे और उसके ऊपर है। फिर इसने क्या बोला कम्युनल अवार्ड में, रैमजी मैकडोनल्ड ने, कि सबको आरक्षण और सबको रिप्रेजेंटेशन और दो, टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, टू द वुमेन, टू लेबरर्स, सब कुछ। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एस्टैब्लिश आरबीआई, फेडरल पीएससी, प्रोविंशियल पीएससी, फेडरल कोर्ट, सब कुछ हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई है इसमें सारी। फिर इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट,
लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ न्यू इंडिया, और उनका माउंटबेटन प्लान, उनका पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का, फिर उसके बाद हमारा यहां पे ये चैप्टर ऐसे हमारा खत्म हो रहा है। भैया याद रखना है, क्वेश्चन आएगा, इस बार भी आया था, अगली बार भी आएगा। सो अगली क्लास में मिलेंगे जब संविधान बनने की प्रक्रिया पढ़ेंगे, फिर संविधान बनेगा तो संविधान को पढ़ेंगे। सो टिल देन यू स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।